शर्मा। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी भारत का चुनाव अब रोमांच के चरम पर है, जहां सभी 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। 7 चरणों का लगभग 6 हफ्तों में फैला चुनाव, एक ऐसा चुनाव जिसमें 96 करोड़ 88 लाख से ज्यादा मतदाताओं के पास वोटिंग का अधिकार था। यानी पूरा अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन, ब्राजील, फ्रांस और उसमें आप बेल्जियम भी मिला दीजिएगा तो इतनी आबादी जोड़ेंगे तब जाकर यह आंकड़ा छुएगा। तो नतीजों से पहले आज के द लेंस में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पत्रकारों और विश्लेषकों से जिनसे इस चुनाव का एक फ्लेवर हमें समझ आ सके और अगर संभव हो तो कुछ संकेत भी हम समझ सकें। तो आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं जानी मानी पत्रकार और मोजो स्टोरी की फाउंडर बरखा दत्त, लोकनीति के को डायरेक्टर संजय कुमार, भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव जी और बीबीसी की डिजिटल वीडियो एडिटर सर्वप्रिया सांगवान। कार्यक्रम की शुरुआत स्टूडियो में और बरखा जी आपसे करता हूँ जी। कन्याकुमारी से कश्मीर, इतना आपने ट्रैवल लिटरली जिसको कहते हैं भारत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखने का, और शायद अभी आप लौटी ही हैं अभी ही लौटी हूँ जी बिल्कुल। तो अगर मैं ये कहूँ कि इतने लंबे चुनाव अभियान को आपने जो देखा है और इससे पहले के भी चुनाव आपने कवर किए हैं, एक ऐसी चीज़ बरखा जी जो आपके दिमाग में अटक गई हो इस चुनाव से जुड़ी हुई, वो क्या होगी अगर आज आप कहें तो? एक अजीब सा आंसर दूंगी, डिफाइनिंग इट बाय एब्सेंस रादर देन प्रेजेंस। मुझे कहीं भी एक मुद्दा जो इस चुनाव को डिफाइन करे नजर नहीं आया। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तो गई, लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्या एक सिंगल इशू था? अगर हम 2014 के बारे में सोचें तो वो एक तरह से वोट फॉर चेंज था। 2019 के बारे में सोचें तो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ी सेंटिमेंट थी। इस चुनाव में मुझे मोदी फैक्टर वाज अ वेरी डोमिनेंट पॉलिटिकल फैक्टर, बट जैसे होता है ना कि भाई ये एक नेशनल इलेक्शन है और एक बड़ा सिंगुलर डिफाइनिंग इशू है जो इस चुनाव को डिफाइन कर रहा है, वो मुझे नजर नहीं आया। लोग जो ये बात कर रहे हैं, बेरोजगारी है बहुत बड़ा मुद्दा, अलग अलग हिस्सों में कम से कम हम लोग सुन रहे हैं। आपको लगा कि ये बेरोजगारी का मुद्दा उस तरह से है लोगों के बीच में? बहुत से लोगों ने बेरोजगारी के बारे में बात की, बल्कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मोदी जी के जो खुद के वोटर्स और फैंस हैं, मैंने उनसे कहा कि आप प्रधानमंत्री के बारे में बेस्ट क्या लाइक करते हैं और एक चीज़ जो आप बदलना अगर वो दोबारा उनको मौका मिलता है तो व्हाट वुड यू लाइक टू सी चेंज? तो उन्होंने कहा कि बेस्ट में तो उन्होंने गिनाए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियाज़ प्लेस इन द वर्ल्ड, इस तरह की बातें। 370 एब्रोगेशन की भी कुछ लोगों ने बात उठाई। जब मैंने कहा कि कुछ बदल, व्हाट वुड यू लाइक टू सी चेंज, तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक तो ये जो रिलीजियस रेटरिक है ये मोदी जी को थोड़ा कम कर देना चाहिए। ये उनके खुद के वोटर्स की बात कर रही हूँ मैं, ऑपोजिशन वोटर्स की बात नहीं कर रही हूँ। और दूसरा उन्होंने कहा नौकरी पे जोर देना, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो ये एक यूनिफाइंग रिस्पांस था फ्रॉम बीजेपी वोटर्स एंड नॉन बीजेपी वोटर्स। तो मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रही कि ये एक मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे इज अनएम्प्लॉयमेंट डिफाइनिंग दिस इशू, दैट इज नॉट ट्रू। मतलब मुझे नहीं लगा। ठीक है। एक हमारी जो संवाददाता हैं सरप्रिया, वो भी 7 अलग अलग चरणों में अलग अलग स्टेट से होकर के और द लास्ट मैन सीरीज उन्होंने की। जी, उनका बहुत एक्सीलेंट काम रहा, मैं ये कहना चाहती हूँ। कुछ रिपोर्ट्स में देख पाई एंड इट वाज एक्सीलेंट रिपोर्टिंग। तो सरप्रिया इस समय कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। सरप्रिया, आपने जितना ट्रैवल किया, आपको क्या लगा, कौन सा एक ऐसा मुद्दा आपको महसूस हुआ? क्योंकि आप बहुत दूर दराज के इलाकों में गई और बहुत लोगों ने नीचे कमेंट भी किया कि इतनी दूर तक आप लोग आए हैं, कम से कम ये दिखाता है कि कोई कोशिश कर रहा है। आपको क्या महसूस हुआ वहां पर सरप्रिया? बहुत सारी चीज़ें देखूँ तो पहले तो थैंक यू बरखा जी, थैंक यू सो मच। और मैंने उनके साथ एनडीटीवी में दूर से काम किया है वैसे। और दूसरी चीज़ की हर जो स्टोरी की, हर जगह जहाँ पर गए, हर जगह कुछ ना कुछ स्ट्राइकिंग रह गया साथ में। मुझे लगता है कि हाँ, जो 2019 में जब हम घूम रहे थे तब उस तरह से बेरोजगारी, उस तरह से इशू नहीं था, लेकिन आज कम से कम ये इशू ऐसा है कि जब भी किसी को अपनी बात रखनी होती है या कोई सामने वाला व्यक्ति उसको कोई और चीज़ें गिना रहा होता है सरकार के बारे में, बहुत अच्छी चीज़, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको ज़रूर रोजगार के मुद्दे पर ही चुप करा पाता है। तो वो मुझे लगता है कि एक कम से कम एक ये लोगों तक पहुंच गया है, एक रीजन जहां पे वो डटकर मुकाबला कर रहे हैं इस टॉपिक के साथ। दूसरा, अगर आप देखें हर एक जगह पे, हर स्टोरी में लगता है कभी कोई डिनोटिफाइड ट्राइब के लोग हैं जो एकदम टेंट में एकदम
बाहर ओपन ऐसे रह रहे, धूप गर्मी, आप समझिए कितनी गर्मी है, लेकिन फिर भी ये देखिए कि वो अपने बच्चों को कहीं दूर दूर अपने किसी रिश्तेदारों के पास भेज कर उनको पढ़ा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं जमीन के लिए। लेकिन ये सब हमको कभी मीडिया में नजर ही नहीं आते हैं लोग। कहीं कोई इंसान मतलब स्लम में रहता है और वो मुर्गे का पंजा वो लोग खाते हैं क्योंकि वो सस्ता मिलता है। कहीं कोयले की खदानों में मजदूर हैं जो जितनी गर्मी हम अभी 5 मिनट भी सहन नहीं कर सकते, वो रोज वहां जाकर उस कोयले की खदान में काम करते, और इतनी गर्मी और इतनी सफोकेशन में कहीं सबसे ज्यादा एक महिला जो जहाँ पे हम गए, मुतवा समुदाय, जो उनके जो पुरखे बांग्लादेशी हिंदू थे वो यहाँ आकर बसे, और मैंने उनसे बस ऐसे ही बातचीत करनी शुरू की। उन्होंने बताया कितना मुश्किल है उनके लिए जीवन यापन करना, शेड्यूल कास्ट भी है वो यहाँ पर। और लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं शांति चाहती हूँ, मैं देश में शांति चाहती हूँ। मैंने उनसे पूछा जब सरकार क्या करे, तो उन्होंने बस मुझे यही जवाब दिया कि मैं बस देश में शांति चाहती हूँ। मेरे बिना किसी सवाल, मेरे बिना किसी प्रॉम्प्ट के उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, यहाँ पे मुसलमान अच्छे हैं, मेरे इधर भी यहाँ रहते हैं, वहां भी रहते हैं, हमें कभी कोई समस्या नहीं आती है। और अभी जो आखिरी रिपोर्ट जो गई, जिसमें जो एक्चुअली बहुत सबके लिए अभी तक स्ट्राइकिंग है कि अनटचेबिलिटी आज तक भी इस देश में है, कानून है, संविधान है, सब कुछ है, मतलब नेता हैं, हर चीज है, लेकिन अनटचेबिलिटी अभी तक भी जी हम इरेडिकेट नहीं कर पाए हैं। तो ये सब, ये इतने मुद्दे थे, इतनी सारी बातें थी, ये सब बहुत सारी चीज़ें निकल के आई जी। संजय जी, चुनाव की शुरुआत से लेकर अब तक, चुनाव के ख़त्म होने के समय तक, आपको लोगों के मूड में मुद्दों के हिसाब से बदलाव होता दिखा है? मुकेश जी, मुझे लगता है कि जिसको मैं समझता था कि बड़ा मुद्दा बनेगा, मंदिर और धारा 370 जी, उसकी कहीं आहट भी सुनाई नहीं पड़ी। और जिन दो मुद्दों को मैं सोचता था कि जिसकी कोई गूंज नहीं होगी, जिससे जनता का सरोकार नहीं होगा, और मैं हमेशा कहता था कि ये संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के मुद्दे पर विपक्ष चुनाव लड़ रही है, क्या इन मुद्दों को जनता पहचानती भी है? लेकिन मैंने देखा जैसे जैसे चुनाव दूसरे, तीसरे, पांचवें दौर में पहुंचा, तो मंदिर और 370 की तो कोई आहट भी नहीं थी, गूंज तो छोड़िए। लेकिन जो दो मुद्दे चुनाव के केंद्र में आ गए, वो था संविधान बचाने का चुनाव, लोकतंत्र बचाने का चुनाव। बड़े आश्चर्य की बात हुई मुझे। मैं कई जगहों पे जब गया तो बड़ी संख्या में, मैं आज भी कहता हूं कि सबसे बड़ी मेजॉरिटी उन लोगों की है जो ये कहते हैं कि सरकार को तो दोबारा जीत जाएगी या जीत सकती है, जीतना चाहिए, लेकिन इनका नंबर कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके नंबर ज़्यादा हो गए ना तो लोकतंत्र तो खतरे में सचमुच आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। तो विपक्ष ने जिन दो मुद्दों को उठाया, जो जनवरी के महीने में मुझे लगता था ये कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता चुनाव का, वो केंद्र में, चुनाव के केंद्र में आ गया। मुझे लग रहा है इतना बड़ा बदलाव होता हुआ मैंने कभी चुनाव में देखा नहीं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं संजय जी। और नंबर कम होने की बात पर एक बार योगेंद्र जी के पास चलते हैं। योगेंद्र जी, मुझे याद है बरखा जी के कार्यक्रम में आपने जिक्र किया, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई उस इंटरव्यू में, कि सीटें तो कम हो रही हैं, और आपने उस इंटरव्यू में बोला कि 80 सीटों तक का नुकसान होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में। और आपके उस प्रेडिक्शन के बाद में फिर प्रशांत किशोर जी का भी एक प्रेडिक्शन आया, और बहुत बार लोग कंपेयर करके दोनों टर्म्स में उन इंटरव्यूज़ को और उन नंबर्स को देख रहे थे। आज की तारीख में योगेंद्र जी, आप अपने उन नंबर्स को, जबकि चुनाव अंत की ओर है, अभी बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं? मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कई बार लोग ऐसे देखते हैं कि चूंकि आप सेफोलॉजिस्ट रहे हैं और फिर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, लोग इस तरह से भी देखते हैं कि कहीं एक राजनीतिक कार्यकर्ता की सोच सेफोलॉजिस्ट की सोच पे हावी तो नहीं होने लगती है। शुक्रिया मुकेश जी, आपने इशारा किया। मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बाकी 3 जो पैनलिस्ट हैं वो एक इंडिपेंडेंट पत्रकार एनालिस्ट हैं जी, और मैं एक प्रतिबद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। ये जो भारत जोड़ो अभियान जी, उसने 2024 के चुनाव में स्पष्ट पोजीशन थी कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, इंडिया अलायंस को जिताना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके दर्शकों तक ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो। जी, पहली बात। दूसरा, सीटों पे मैं आता हूं, लेकिन मुझे आपका पहला सवाल ज्यादा रोचक लगा कि इस चुनाव में सबसे बड़ी बात क्या थी। जी, देखिए, सच बात यह कि ये चुनाव मैंने बेहद मायूसी से शुरू किया था। जब देखना शुरू किया 400 पार
प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मीडिया में दरबारी 411 तक पहुंचा दिया था उन्होंने, कोई 398 बोल रहा था। और मिला के जो माहौल बना था जनवरी के बाद, ऐसा लग रहा था कि बस इस देश में जो डमरू पीट रहा है वही आगे चलेगा। और मेरे जैसे व्यक्ति के मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये देश झूठ और नफरत के ऊपर अपनी मोहर लगा देगा। बहुत घुटन महसूस होती थी ये सोच के। लेकिन उसके बाद मैं घूमा, जैसा संजय जी ने बताया, माहौल बदलता दिखाई दिया। जैसा सरप्रिया ने बताया कि जिन जिन इलाकों का उन्होंने जिक्र किया, ये सचमुच का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान के सचमुच के चेहरे हैं। और जैसा बरखा जी ने कहा, कोई एक मुद्दा नहीं था, मगर मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, जिसको मैंने शुरू में ही लिखा, रिटर्न टू नॉर्मल पॉलिटिक्स। सामान्य राजनीति शुरू। केवल मोदी मोदी करके आप हर चीज पे ढक्कन नहीं लगा सकते। और जैसे ही सामान्य राजनीति शुरू होती है, अलग अलग तरह के मुद्दे आते हैं, कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का आता है, कहीं महंगाई का आता है, कोई अग्निवीर की बात करता है, कोई छुट्टे जानवर की बात करता है। और लोग 5 साल के 10 साल के एमपी से सवाल पूछते हैं, भैया तुमने काम क्या किया। ये बिल्कुल नॉर्मल पॉलिटिक्स है। और ये नॉर्मल पॉलिटिक्स का आना ही सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है इस चुनाव की, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि ये चुनाव को नॉर्मल पॉलिटिक्स को बाईपास करके एक बार फिर चुनाव कर दिया जाए पिछले 2 की तरह, और ये चुनाव मंदिर पे हो जाए, किसी और चीज पे हो जाए। नॉर्मल पॉलिटिक्स हुई। और जब मैं घूमा, बहुत ज्यादा घूमा इस चुनाव, थक भी गया थोड़ा, लेकिन घूमने के बाद 2 चीज मुझे समझ आई। पहला ये कि लोग सच और झूठ समझते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं, चाहे उसके बाद वोट दे दें, लेकिन जानते हैं कि झूठ बोला जा रहा है। और दूसरा, ये देश नफरत पे अपना स्टैंप नहीं लगा रहा। ऐसे लोग भी मिले, नफरत के शिकार बहुत लोग मिले, लेकिन अगर एक औसत वोटर की बात करें, एक औसत बीजेपी के वोटर की बात भी करें, तो जैसे अभी बरखा ने बताया, बीजेपी का औसत वोटर भी कहता है नहीं, ये नफरत वाला खेल ठीक नहीं। तो इस चुनाव से मेरी एक तरह से इस देश में आस्था मजबूत हुई। बिल्कुल मायूस मैं एक बार तो हो चुका था कि क्या करेंगे, कैसे फ्यूचर है, कैसे रहेंगे। और जो संजय जी ने कहा कि संविधान, लोकतंत्र, ये स्वर भी बीच बीच में सुनाई दिए। अब ये सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज है। तो मेरे लिए ये उम्मीद का चुनाव रहा। इस सबको मैं सीटों के आंकड़े से नहीं जोड़ रहा। जी जी जी। मेरी अपना मूल्यांकन है कि बीजेपी को कुल मिला के 50 सीट का नुकसान होगा। 80 मैंने जो गिनवाया था बरखा के शो में, मैंने कहा था 80 का नुकसान होगा, 20 का फायदा होगा। तो नेट 60-65 का एनडीए को नुकसान होगा, 51 सीट का बीजेपी को नुकसान होगा। मैं शुरू से कह रहा हूं, काफी पिछले 2-3 हफ्ते से, कि बीजेपी को, देखिए सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं फिर स्पष्ट कर दूं जी। 303 या उसके पार जैसी चीज मुझे नामुमकिन लगती। 400 बिल्कुल हवाई था, प्रपंच था, प्रचार था, और मीडिया इसमें कैसे शामिल हो गया, इस पे लोगों को गिरेबान में झांकना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी 272 से नीचे जा रही। मेरी अपनी समझ है कि बीजेपी 250 तक जा सकती है, बीजेपी खुद। और इसका मतलब है कि ये चुनाव एक तरह से लोकतांत्रिक संभावनाओं को खोलने का चुनाव। लेकिन अब 2 ही दिन बचे हैं, एग्जिट पोल, पोस्ट पोल आ जाएंगे, जिनकी मेरे से बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। मेरी जेब में तो कोई पोल है नहीं, लेकिन एक सड़क पे घूमने वाले का जो अनुमान है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। लेकिन इस अनुमान से ज्यादा मेरे लिए उम्मीद इस बात में है कि ये देश झूठ को झूठ और नफरत को ना कहना सीखता है। जी। बरखा, आपके जितने स्टेट्स में आप गई, कोई एक स्टेट जो आपको लगता है कि सरप्राइज करने वाला है, जैसे लोग सोच रहे हैं उसके हिसाब से? देखिए, सेंस लगा आपको? मैं 2 स्टेट्स को करीब से देखूंगी। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की मैं काफ़ी घूमी उत्तर प्रदेश में, और मैं यूपी को इसलिए नहीं नेम कर रही क्योंकि क्लीशे है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजरता है, सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि जो जो चैलेंजेस बीजेपी को हुए हैं वो सारे आपको यहाँ नजर आते हैं। एक चैलेंज कैंडिडेट सिलेक्शन, हम भूल जाते हैं कि हमारी आइडियलिज्म, डेमोक्रेसी डिबेट्स में पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे भी शुरू होती है। बीजेपी के लिए एक चैलेंज जरूर रहा है कि बाहर से जो उन्होंने इतने लोग ले लिए, तो एक लोकल डिससैटिस्फैक्शन कई जगह मुझे उत्तर प्रदेश में दिखा। तो ऑन कैंडिडेट सिलेक्शन जी। दूसरी बात, एक
चीज़ कहना ज़रूरी है कि बेरोज़गारी की बात हुई, संविधान की बात हुई, कोटाज अफर्मेटिव एक्शन को लेकर भी थोड़ी एंग्जाइटीज़ है। गुस्सा नहीं नज़र आया, लेकिन एक तरह कहीं कहीं चुप्पी नज़र आई, जिसको मैं कहती हूँ कि एंगर नहीं था बट पीपल वर क्वाइट। और कई जगह मैंने बोला भाई कैसा ज़िंदगी कैसे चल रही है, तो उन्होंने कहा भाई सन्नाटा है। ये छोटे दुकानदारों की बात कर रही हूँ, रेडी पे बैठे लोग, सड़क पे बैठे लोगों की बात। उन्होंने कहा बहन जी सन्नाटा है, और बड़े चुपचाप बोले। अब देखिए, मैं क्योंकि एक हार्डर्ड जर्नलिस्ट हूँ, मैंने कोविड के टाइम भी जब मैं बहुत घूमी थी, मैंने इस तरह की मायूसी देखी थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने स्वीप किया था उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन। तो एक मेरे माइंड में वो एक कॉशन मैं देना चाहती हूँ कि ये मायूसी के बावजूद भी बीजेपी यूपी में आगे निकल सकती है। हाँ, लेकिन मैं अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रही हूँ। इस तरह की चैलेंजेस, एक इकोनॉमिक डिस्पॉन्डेंसी कई जगह मिली, एक कैंडिडेट सिलेक्शन, तीसरा ऑपोजिशन की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सोशल इंजीनियरिंग यूपी में एक्सपेरिमेंट हुआ है। अखिलेश यादव उसको पीडीए कहते हैं, जिसमें उन्होंने कोशिश की है कि एक मुस्लिम यादव बेस जो उनका स्टीरियोटाइप जो उनको डिफाइन करता था, वो इस बारी ना डिफाइन करे। उन्होंने खूब बड़ी तादाद में नॉन यादव ओबीसीज को टिकट्स दिए। मैं कास्ट को इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस चुनाव में ये भी एक अलग बात है। इट्स अ लिटिल बिट बैक टू द फ्यूचर। एक मोदी की एक ट्रांसेंडेंटल पॉलिटिकल इम्पैक्ट थी जो कास्ट को ट्रांसेंड कर रहा था, काफी चुनावों में हमने देखा। लेकिन इस बारी किस तरह का जाति को लेकर समीकरण हुआ है, किस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग हुई है, ये भी मुझे यूपी में नजर आया जी। और चौथा, एब्सेंस ऑफ राम मंदिर। मुझे संजय जी से थोड़ा सा माइल्ड डिसएग्रीमेंट है। 370 फिर भी मुझे लोगों ने कहा कि देखिए मोदी जी जो कहते हैं करके दिखाते हैं, नॉट कि उनको 370 या कश्मीर के बारे में कुछ याद, पर वो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। लेकिन मुकेश जी, अयोध्या में, क्योंकि वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लल्लू सिंह, वो उनमें से थे जिन्होंने संविधान बदलने की बात की। अयोध्या में मोदी फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कास्ट डायनामिक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और रिसर्च उस सीट पे भी कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपकी दलित वोट भी बहुत हाई है वहाँ, तो दलित वोट डिवाइड होगा। कुछ बीजेपी के साथ जाएगा, कुछ अलायंस की तरफ जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, मैं थोड़ा इसको एनालिसिस के दर्जे से समझा रही हूँ। मुझे ये सारी चीजें यूपी में मिली है। द स्ट्रेंथ ऑफ द बीजेपी एंड द चैलेंजेस ऑफ द बीजेपी, ये सब यूपी में आपको नजर आता है। और दूसरा स्टेट मैं तेलंगाना की बात करना चाहती हूँ। इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बीजेपी का कहीं पे गेन होने का है अमंग द सदर्न स्टेट्स, क्योंकि बहुत नॉर्थ साउथ की चर्चा हुई है, तो तेलंगाना हमें ध्यान से देखना होगा। क्योंकि मुझे लगता है बाकी जगहों पे तमिलनाडु, केरला, ऑपोजिशन विल डोमिनेट। कर्नाटका में इस बारी लड़ाई अच्छी रहेगी दोनों गुटों में। तेलंगाना में लास्ट टाइम बीजेपी की 4 सीट्स थी, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा थी। उसके बाद कांग्रेस की असेंबली इलेक्शंस में बहुत अच्छी विक्ट्री आई। तो तेलंगाना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वाटरशेड स्टेट होगा कि कैन द बीजेपी रियली एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट इन द साउथ, कि वो नॉर्थ इंडिया की पार्टी कर्नाटका को छोड़ के रह जाएगी। राइट। संजय जी, उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में तो सपा बसपा, जो बहुत बड़ी चर्चा थी कि अगर सपा बसपा साथ आ गए तो फिर तो क्या ही बचेगा, बीजेपी के लिए आसान कैसे होगा। अभी जो कॉम्बिनेशन है वो 2017 के विधानसभा वाला कॉम्बिनेशन है। यूपी के भैया या यूपी के लड़के एक साथ आए हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। उस समय भी बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। पर इसमें अगर हम कैंडिडेट सिलेक्शन को मिक्स कर देते हैं तो आप कैसे उत्तर प्रदेश में चुनौती स्पेशली बीजेपी के लिए देख रहे हैं? देखिए, 17 और 24 में कम से कम 7 साल का अंतर है। 17 वो समय था जब बीजेपी ने पहली बार 14 में देश में सरकार बनाई थी, और 17 वो चुनाव था जब बीजेपी पहली बार समाजवादी पार्टी सरकार को चैलेंज कर रही थी यूपी में। और वो ऐसा दौर था जब बीजेपी सारी पार्टियों को, ज़्यादातर जगहों पे कांग्रेस की सरकार थी राज्यों में, और उन्हें हरा रही थी। तो बीजेपी अप पर थी। 24 में फ़र्क है। कॉम्बिनेशन भले ही वही है जो कहते हैं यूपी के 2 लड़के, लेकिन उस वक्त के यूपी के 2 लड़कों का जो अट्रैक्शन 2017 में था और आज जो है उसमें फ़र्क है। उस वक्त सपा उन सरकार को डिफेंड कर रही थी। अभी सपा और कांग्रेस दोनों मिलकर
सरकार, जो बीजेपी की सरकार राज्य में और जो देश में है, उसको चार्ज कर रही है, उसको अटैक कर रही है। तो नैरेटिव काफ़ी बदला बदला सा है। और पूरे चुनाव के कैंपेन में मैंने देखा, सिर्फ यूपी की बात नहीं है, पहली बार मैंने देखा कि विपक्ष एक एजेंडा बना रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और तमाम बीजेपी के लीडर रिस्पॉन्ड कर रहे थे। मैंने पहले कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर को सफाई देनी पड़ रही है कि भाई आरक्षण खत्म नहीं होगा। सोशल जस्टिस के मुद्दे पे जो क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि उनकी पिच पर आकर बैटिंग करना, उनकी पिच पर आकर खेलना, ऐसा होता हुआ मैंने पहली बार देखा चुनाव में। यूपी में भी काफ़ी कुछ ऐसा ही है। तो भले ही कॉम्बिनेशन वही हो, कॉम्बिनेशन 2017 वाला ही हो, लेकिन 17 और 24 में 7 साल का फ़र्क है और ये 7 साल के फ़र्क ने माहौल में काफ़ी परिवर्तन किया है। जी योगेन जी, ये सवाल बतौर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जगह जब लोगों से बात करिए तो, और ये आपने भी सुना होगा, जो लोग सवाल मोदी और राहुल के कंपैरिजन में रखते हैं कि मोदी हैं क्या राहुल को रख सकते हैं। राहुल गांधी के व्यक्तित्व में आपको ऐसा, आप मतलब लोगों से बातचीत में आपको वो परिवर्तन आपने स्वयं महसूस किया है कि लोग उनको अब एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ये परिवर्तन पहले ही हो चुका था। जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद दूसरी भारत जोड़ो यात्रा हुई, इस दोनों में लोगों का राहुल गांधी के बारे में वो परसेप्शन बदला। वो जो पहले पप्पू की छवि बनाई हुई थी, पप्पू नामक पोस्टर फट गया और उन्हें एक सामान्य राजनेता की तरह, जिसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उस तरह से लोगों ने देखना शुरू किया। मैं नहीं समझता कि ये चुनाव मोदी बनाम राहुल था, बनना चाहिए था या नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। चुनाव अब भी मोदी जी के इर्द गिर्द था। हाँ, राहुल गांधी की छवि इंप्रूव होने का मतलब ये था कि मोदी जी का जो एक फैक्टर था कि अरे और कौन हो सकता है, जिसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, वो थोड़ा सा घटा। मगर मुझे नहीं महसूस हुआ कि ये चुनाव राहुल गांधी के इर्द गिर्द लड़ा गया। चुनाव अभी भी मोदी जी के इर्द गिर्द लड़ा गया। उनकी पॉजिटिव्स पे, उनकी नेगेटिव्स पे। और पहली बार मैंने देखा कि मोदी जी की बात थी, लोग पॉजिटिव बात कहते थे, मैं भी सहमत हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई एंगर था उनके अगेंस्ट, लेकिन एक ऊब थी। वो सर्वेश्वर दयाल ने एक बार कहीं लिखा है, सक्सेना जी ने, कि हर जानकारी के पीछे ऊब का एक पतला धागा छुपा हुआ है। तो वो ऊब का पतला धागा था, हाँ हाँ ठीक है मोदी जी, लेकिन, और उसके बाद विरोध। पहले तो था कि मोदी मोदी करते ही बाकी सब सवालों पे ढक्कन लग जाता था, वो नहीं लग रहा था, वो बदलाव हो रहा था। राहुल गांधी का इतना कंट्रीब्यूशन जरूर था इस चुनाव में कि उन्होंने जो 5 न्याय की योजना घोषित की, वो लोगों तक भले ही नहीं पहुंची। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा काम तो प्रधानमंत्री ने किया कांग्रेस के मैनिफेस्टो का प्रचार करने का, लेकिन कम से कम इस इलेक्शन में कोई सब्सटेंटिव चीजें आई नहीं। तो मतलब हो क्या रहा था, मंगलसूत्र, भैंस, टोटी और क्या कुछ ये चल रहा था। कम से कम राहुल गांधी ने एक सब्सटेंस की बात कही जिसके ऊपर देश में बहस होनी चाहिए। और जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में उस वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जो माहौल था, उस माहौल में मोहब्बत की बात करना अपने आप में बहुत हिम्मत की बात थी। उससे चुनाव पे कितना असर पड़ा, मैं नहीं सोचता कि 1 या 2 यात्रा से चुनाव पूरे देश का बदल जाता है, बदलना चाहिए, लेकिन उसने देश के माहौल को खोला। इन दोनों चीजों का क्रेडिट मैं राहुल गांधी को जरूर। जी, सरप्रिया के पास चलते हैं। सरप्रिया, आपने चूंकि बहुत दूर दराज के इलाकों में आप गई और पार्टियों का प्रचार जिस तरीके से, और काफ़ी प्रचार हुआ, वहाँ तक आपको लगा कि जो ये पार्टियों का प्रचार है या जो मैसेजेस वो पहुँचाना चाहती हैं जिस ढंग से, वहाँ वो मैसेज लैंड हो रहा था? क्योंकि बहुत कुछ डिजिटल माध्यम से प्रचार होता रहा है। जी, कुछ चीजें हुई और कुछ चीजें नहीं हुई। जैसे एक कोई संविधान वाली जो चीजें हैं, संविधान बदलने की जो बात है, और लोगों में कई बहुत नीचे तक ये बात गई है, और इसको कई बीजेपी सपोर्टर्स तक ने माना कि ये बात बहुत नीचे तक गई है लोगों में कि संविधान बदल जाएगा और आरक्षण को कोई खतरा हो सकता है। तो ये तो वहां तक पहुंचा। उसके अलावा जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, उसके थ्रू वो
किसी को नहीं पता है। गांव हो, कहीं हो, किसी भी इलाके में, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, जिससे भी पूछो उनको नहीं मालूम है उसके बारे में, ना उसके अंदर ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट दिखा। रोजगार वाला मैं बता चुकी हूँ कि हाँ, वो उसके ऊपर बहुत सारे लोग मुझे बात करते दिखे, सब लोगों ने बात की। तीसरी चीज की, एक मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर भी बहुत चीजें सुनने को मिली कि लोग अब मीडिया पे भरोसा नहीं करते हैं या उनसे अब बात नहीं करने आना चाहते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या हमसे सुनना चाह रहा है, क्या नहीं सुनना चाह रहा है। बहुत सारे लोगों ने डर के मारे कैमरा पे कम बोला, नहीं बोला, और कैमरा बंद होते ही उन्होंने बहुत सारी बातें कही और बिल्कुल उलट बातें भी कही। किसी ने अगर कैमरा के सामने किसी एक को वोट देने की बात कही है तो कैमरा बंद होने के बाद उन्हें भाग कर आए और उन्होंने बताया कि नहीं, हम नहीं, उनको वोट नहीं देने वाले हैं, हम उनको वोट देने वाले हैं। तो ये सब चीजें भी सुनने को मिली। तो ये है कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो पहुंची हैं, बहुत सारी चीजें नहीं पहुंची हैं। बहुत सारे लोगों को राम मंदिर का मुद्दा पहुंचा है। अब ये इतना इस तरह से पहुंचा कि उसी उसी के ऊपर वोट दे देंगे, तो वो तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि सिर्फ उसी के ही ऊपर कोई वोट कर देगा। लेकिन बहुत लोगों ने को मालूम है कि हाँ, राम मंदिर बना दिया और एक बहुत अच्छी बात हो गई है। तो हाँ, ये मुझे थोड़ा सा लगा। ऊपर से जैसे बंगाल में अगर देखे तो जब हम यहाँ दिल्ली बैठते थे तो मैं ज्यादा, हमको ये पढ़ने को मिलता था कि वहां पे एक पूरा हिंदुत्व को लेके पोलराइजेशन है। लेकिन मैं आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, ये सब जगह पे गए जो पूरा जहाँ पे हिंदी स्पीकर्स भी हैं। लेकिन मुझे लगा कि जो पोलराइजेशन है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो लोग वायलेंस को लेके बहुत बात करते हैं। जो पंचायत इलेक्शन में वायलेंस होता है और वो लोग बहुत बोलते हैं कि टीएमसी के जो वर्कर्स हैं वो वायलेंस करते हैं। मुझे लगता है उसके ऊपर वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है जी। कि, और बल्कि डरते भी हैं लोग उसके बारे में। मान लीजिए मैं बीजेपी की रैली में गई तो लोग मोदी का गुणगान करेंगे, योगी का गुणगान करेंगे, लेकिन वो ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बात करते हैं। शायद वो, मैंने उनसे पूछा भी क्या डर है, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, बस हम नहीं उस बारे में बात करना चाहते हैं। तो लेकिन तो मुझे लगता है पोलराइजेशन वो उस इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा है लोगों में कि नहीं, ये वायलेंस करते हैं यहाँ पे, तो ये वायलेंस है जी। तो यही मेरा थोड़ा सा मैंने जो समझा। ठीक है बरखा, जो बात अभी योगेंद्र जी भी कर रहे थे, मोदी नहीं तो कौन, और ऐसा लगा कि बहुत समय तक बीजेपी देयर इज़ नो अल्टरनेटिव थ्योरी पे चलती भी रही और मोदी जी की पर्सनालिटी को, आपको लगा कि अभी भी वही है या लोगों में उसका थोड़ा असर कम हुआ है अब? देखिए, दो अलग सवाल हैं। योगेंद्र जी का कहना है कि दिस इज़ नॉट अ मोदी वर्सेस राहुल इलेक्शन, इट इज स्टिल वेरी मच एन इलेक्शन सेंटर्ड अराउंड द प्राइम मिनिस्टर। मैं उससे सहमत हूँ जी। लेकिन दो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ। इस चुनाव का जो भी नतीजा रहा, ये चुनाव में फाइट थी, ये हमें, आई थिंक हम सब अग्री करेंगे। जो भी जीते, जिसकी भी सरकार बने, चाहे बीजेपी की बने या किसी और की बने या रिड्यूस नंबर से बीजेपी की बने या उसी नंबर से बीजेपी की बने, जो हम सब ने समझा था कि ये तो एक बोरिंग इलेक्शन होने वाला है, इसमें हम क्या करेंगे कवर, एक तरफा चुनाव है, देयर इज नो फाइट, ऑपोजिशन हैज गिवन अप बिफोर इट स्टार्टेड। ऑपोजिशन की बात आप मत करिए, मुझे लगता है लोगों से द पुशबैक हैज अगेंस्ट अनब्राइडल्ड पावर has come from the people। लोगों से आक्रोश नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे कहा, शायद अंकुश है, कि भाई अच्छे हैं, थोड़ा है, थोड़ी सी कंटेन कर लो। ये फीलिंग मुझे कहीं कहीं लगी। बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ, बहुत अच्छा काम किया प्रधानमंत्री ने, लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रेन भी कर दें तो सब अच्छा रहेगा। एक ये बात। लेकिन मैं एक बात में आई डिसएग्री विद योगेंद्र जी। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा कि ऐसा हो सकता था या नहीं हो सकता था। मुझे लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन एक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर देती, आई अंडरस्टैंड कि ऑपोजिशन की पर्सपेक्टिव से वो लोकलाइज करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी नेशनलाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि बहुत से लोगों के मन में अभी भी वो सवाल है कि हाँ, मोदी नहीं तो इन्होंने क्यों नहीं कोई रखा, क्यों नहीं रखा कोई, उस तरफ कौन है, ये सवाल अभी भी आता है। तो व्हाई नॉट नेम अ कैंडिडेट? क्या उसमें क्या हार्म होता फॉर द ऑपोजिशन? राइट। बल्कि एक सीरियसनेस आती उस लड़ाई में, एक
कन्विक्शन आती और आती कन्विक्शन, मुझे लगता है। ठीक है संजय जी, इस पे मैं आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि बरखा जी ने योगेन जी का जिक्र करके किया, योगेन जी इस पे आप क्या कहेंगे कि क्यों नाम होता तो क्या नुकसान होता आखिर? आप मुझे इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि की तौर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक चुनाव विश्लेषक चुनाव विश्लेषक के तौर पे। में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के अंदर बैठता तो शायद अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों बैठाया नहीं। देखिए, रियलिस्टिकली जो बरखा भी जानती है, हम सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन बन गया, ये अपने आप में चमत्कार था। आज से 1 साल पहले अगर कोई 1-1.5 साल पहले कहता कि नहीं ये पार्टियां एक दूसरे के साथ आके गठबंधन बनाएंगी, मुझे तो यही बात बड़ी नामुमकिन सी लगती थी। गठबंधन बन गया तो फिर सवाल था कि इनका सीट शेयरिंग हो पाएगा या नहीं। आखिरी दिन तक खींचतान चल रही थी, किसी तरह से सीट शेयरिंग का हुआ, वो भी परफेक्ट नहीं हुआ, बंगाल में ठीक से नहीं हो पाया इत्यादि। ऐसे में मैं नहीं समझता कि अभी इंडिया गठबंधन इस लेवल पर पहुंचा था कि वो एक प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, और खाली कैंडिडेट ही नहीं पर था, एक गठबंधन से तो ये भी उम्मीद करनी चाहिए ना कि वो अपना एक मैनिफेस्टो दे, मैनिफेस्टो नहीं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दे, 4-5 बिंदु इस देश को बताए कि भाई क्या चीज है। कांग्रेस ने 5 चीजें दी थी, बहुत अच्छी थी, चाहते तो इंडिया गठबंधन वैसी कुछ चीज को अडॉप्ट कर सकता था, लेकिन अभी वहां तक वो पहुंचा नहीं। और सच बात ये बिल्कुल ठीक बरखा कह रही, अगर इंडिया गठबंधन इस स्थिति में होता कि वो एक कैंडिडेट डिक्लेयर करता, इस देश के सामने 4-5 बड़ी प्रॉमिसेस रखता और मिलके सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ता, चुनाव लड़ने से 2-4 महीने पहले सड़क के आके कुछ लड़ाई लड़ता, कुछ बड़े मुद्दों पे उठाता, महंगाई के सवाल को, बेरोजगारी के सवाल को, तो इस वक्त बैठे हम ये डिस्कस नहीं कर रहे होते कि बीजेपी मेजॉरिटी से कितनी पीछे आएगी, आगे आएगी, कितने अंक आएंगे। हम बैठे इस वक्त ये डिस्कस कर रहे होते कि इंडिया गठबंधन को मेजॉरिटी से कितनी ज्यादा सीट आए, ये सब बातें आज हम कर रहे होते। तो जाहिर है उसके अंदर कुछ कमी तो रही, मगर वो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कमी है। ऐसी चीज जो है कि रातों रात पूरी हो जाएगी ऐसा नहीं था। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव की पहले से बेहतर अपेक्षित सफलता जो हुई है उससे अब इस देश में राजनीति का रुख बदलेगा, बेहतर राजनीति होगी। बरखा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि पॉलिटिकल पार्टीज से ज्यादा पब्लिक ने ये चुनाव लड़ा है, तो इस बार तो पब्लिक ने काम कर दिया, अगली बार पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा बेहतर काम कर देना, कितना अच्छा होगा। जी संजय जी, जो पर्सनालिटीज़ की बात हो रही थी और बरखा ने भी जिसका जिक्र किया, मोदी बनाम कौन का जो एक थॉट प्रोसेस रहा है लोगों के मन में, जब आपने इस पूरे दौरान लोगों से बात की तो आपको क्या लगा इसमें? कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दुविधा रही होगी, रही जनता के मन में कि, और इसको बार बार आपने देखा होगा 6-7वें दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि जनता का ध्यान इस ओर था नहीं असल में। और इस बात का जिक्र मैंने भी कई जगहों पे किया कि जनता चुनाव लड़ रही थी और उसको इस बात का कोई ध्यान नहीं था कि अगर बीजेपी हारेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार हम बनाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कौन होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो सोचते थे वोट देने के लिए और इस बात पर अटक जाते थे, कुछ मतदाता ऐसे रहे होंगे और मुझे लगा इससे सफलता मिली होगी इंडिया गठबंधन को। अगर अपने अपने सोच के अपने अपने विचार है, मुझे लगता है कि अगर किसी चेहरे को खड़ा कर दिया गया होता तो बार बार वो 1-to-1 कंटेस्ट होता और शायद इससे नुकसान हो सकता था इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को। पहली बात तो ये भी है कि क्या वो ऐसी करने की स्थिति में थे, शायद अगर ऐसी पहल भी होती इंडिया गठबंधन की तरफ से तो शायद गठबंधन जिस शेप में आज है वैसा होता भी नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कर भी लेते तो मेरा मानना है कि इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होता इंडिया गठबंधन को, नुकसान की गुंजाइश ज़्यादा थी, क्योंकि तब बीजेपी का सीधा सीधा कंपैरिजन शुरू होता है, एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ XYZ। और इस मुकाबले में हमेशा इंडिया गठबंधन मुझे लगता है पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ता जनता के नज़रिए से। एक सवाल जो मैंने अभी बरखा से पूछा था वो आपसे भी जानना चाहता हूँ। कोई एक ऐसा राज्य, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और अलग अलग फैक्टर्स का जिक्र भी किया बरखा ने, लेकिन कोई एक ऐसा राज्य जो इस बार चौंका सकता है आपकी नज़र में? अब सवाल है कि चौंकाना किसको कहते हैं, किसके लिहाज से? सही बात से बीजेपी की बढ़त को चौंकाना कहेंगे या बीजेपी के घटते ग्राफ को?
तो मैं 2 राज्यों का जिक्र अगर कर दूं, ठीक है। कर्नाटक ने मुझे चौंकाया है। जाहिर है बढ़ता हुआ तो दिखाई नहीं पड़ता ग्राफ, क्योंकि बीजेपी 25 सीटों पे जीती हुई थी, 25 सीटों पे चुनाव लड़ रही जी, है, बिल्कुल। तो बढ़ तो सकता नहीं है ग्राफ। तो आप समझ सकते हैं इशारा किस ओर है। जी। दूसरी तरफ बंगाल मुझे लगता है वो भी चौंका सकता है, और वहाँ इशारा मेरा बहुत साफ है। कांटे का मुकाबला है, बहुत कांटे का मुकाबला हो रहा है। बरखा, वेस्ट बंगाल को लेके क्या सेंस है? नहीं, मैं एक बंगाल से ज़्यादा, क्योंकि मुझे वहाँ मैंने इतना खुद रिपोर्टिंग नहीं की, मैं महाराष्ट्र की बात करना चाहती हूँ। मैं जब संजय जी की बात सुन रही थी, मैंने कहा हम में से किसी ने महाराष्ट्र की बात मुझे लगा था जब मैंने पहला प्रश्न पूछा था कि शायद महाराष्ट्र का नाम आएगा, और मुझे वो सुन के याद आया कि मैं महाराष्ट्र की बात करना चाहती हूँ, जहाँ पे बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि एक तरह से एक पोस्टर डिफाइंग वो प्रदेश है। और आप वहाँ देखिए कि 4 पार्टीज, 2 पार्टी स्प्लिट, और वहाँ पे मैंने अपनी रिपोर्टिंग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स इनकाउंटर किया। वहाँ पे मोदी जी को लेके भी पॉपुलैरिटी और उद्धव ठाकरे के लिए भी सिंपैथी, और ये सेम ही लोगों में। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि देखिए, हाँ केंद्र के लिए तो मोदी जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ हमारे महाराष्ट्र में ये जो उद्धव जी के साथ हुआ ये बड़ा बुरा हुआ। तो मैंने कहा लेकिन ये कोई यहाँ का चुनाव तो है नहीं, ये तो है ही लोकसभा का चुनाव। बोले हाँ, तो वो एकदम लोकलाइज हो गया, मतलब एकदम से इट वाज नॉट एन एंटी मोदी फीलिंग बट अ सिंपैथी, एक सिंपैथी मुझे महसूस हुई, हर जगह नहीं लेकिन कई कई जगहों पे। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, किसी ने अभी तक राजस्थान की बात नहीं की, राजस्थान एंड यूपी। चुनाव पहले हो गया ना राजस्थान, हाँ भूल गए हम लोग, लेकिन राजस्थान में भी 25-0 का जो आंकड़ा था वो, पर ये स्टेट्स बहुत क्रिटिकल रहेंगे टू द फाइनल नंबर। जी। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आप दोनों से तो ज़रूर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। 4 नंबर तो नहीं पूछेंगे ना? नहीं, नंबर नहीं पूछूंगा मैं नंबर नहीं पूछूंगा, लेकिन क्योंकि नंबर वैसे भी अभी बात करना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन एक प्रेडिक्शन अगर 4 तारीख को लेके मोटा मोटी अगर आप करना चाहें तो क्या होगा? संजय जी से शुरू करते हैं, मैं सोचूंगी तब। अभी तो आपने कहा था नंबर नहीं बताइए आप, प्रेडिक्शन क्या प्रेडिक्शन क्या होता है? फिर वो नंबर ही तो होता है। नहीं, मुझे लगता है कि ये ज़रूर है, अगर 2019 और 24 के चुनाव को देखें तो 24 का चुनाव 19 का चुनाव नहीं है। और जब मैं कह रहा हूँ नहीं है, तो बीजेपी की जितनी पकड़ 19 के चुनाव में थी, या जिस तरह की हवा बीजेपी के पक्ष में थी, वैसी हवा 2024 में नहीं है। तो अगर नहीं है, हवा धीमी बह रही है बीजेपी के लिए, तो बीजेपी निश्चित रूप से स्लांट, ढलान पर है। अब वो फिसलन जो है, वहाँ पर फिसलते फिसलते बीजेपी कहाँ आके रुकती है, तमाम लोगों के अपने अपने विचार हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है फिसलते फिसलते भी वो खड़ी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल नंबर्स और विनर्स लूजर्स की बात नहीं करूंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि इतनी चर्चा होती है भारत की डेमोक्रेसी को लेकर, और कुछ चीज़ें वरिंग हैं भी, उन पे चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन एज एन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हमारे देश के लोगों ने दिखा दिया है कि इर्रिप्रेसिबल है, हमारे लोगों को दबाया नहीं जा सकता। और खुल के, यस कैमरा पे चाहे खुल के ना बोलें, लेकिन खुल के बोलते हैं, अवेयर हैं, बहुत क्लियर थिंकिंग है, कॉम्प्लेक्सिटी रिकॉग्नाइज करते हैं। ये नहीं, अंधभक्ति किसी के लिए नहीं है, उस तरह के भी लोग होंगे, कैटेगरी होगी ज़रूर, लेकिन जनरली स्पीकिंग एक जो चेक्स एंड बैलेंस की हम बात करते हैं, जब हम एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो मुझे काफ़ी इस चुनाव में हेल्दी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, जिसमें रिकग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, जो अच्छे काम है उसकी भी है, क्रिटिसिज्म भी है, क्लियर आइड एक पब्लिक का रिस्पॉन्स। तो मुझे यही लगता है कि जो भी जीते, एंड मैं संजय जी के इशारा समझ गई, एंड इन अ सेंस आई कंटिन्यू टू बिलीव कि वो डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स बीजेपी का ही है, लेकिन जो भी जीते, एक पब्लिक की वार्निंग जो है वो कि हम पब्लिक है, सब जानती है, वो सही बात है, वो दिख जाएगा इस बार। चलिए, आपने भी दबे छिपे शब्दों में इशारा कर दिया है। योगेन जी, नंबर तो आप पहले ही दे चुके हैं, एक तरह से आपका संकेत तो पहले ही आ चुका है, इसलिए आपसे मैं
4 तारीख के बियॉन्ड की राजनीति का एक कोई बात अगर आप कहना चाहें तो वो ज़रूर समझना चाहूँगा कि आगे की राजनीति को देखते हुए एक बात जो आप आज कहना चाहें। देखिए मुकेश जी, ये चुनाव शुरू हुआ था 400 पार के नारे और प्रचार से, जिसमें इस देश का पूरा मीडिया शामिल था। तो जाहिर है इस चुनाव के परिणाम का मूल्यांकन करते वक्त सबके मन में 400 पार की पृष्ठभूमि होगी। अगर उसके बाद बीजेपी 300 से नीचे रह जाती तो एक तरह से नैतिक हार तो होगी, नहीं यार दावा तो बड़ा किया था, देखो कहां पहुंचे। अगर 272 से नीचे पहुंच जाती है बीजेपी, बाकी इसकी संख्या का कोई महत्व नहीं है, बीजेपी 272 से नीचे होती है तो इसे राजनीतिक हार के रूप में देखा जाएगा कि चुनाव तो हार गया, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री किसी भी तरह से, लेकिन चुनाव हार गए। और अगर बीजेपी 250 से नीचे आती है तो इसे नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत हार के रूप में देखा जाएगा। इनमें से क्या होता है, मेरे ख्याल से पहला निश्चित है, दूसरा सबसे ज्यादा संभावना है होने की, और तीसरा भी संभव है। तीनों चीजें संभव है और ये देश की राजनीति को बदलेगी। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये कि अगर ये तीनों में से कोई भी चीज हो, हाँ, अगर बीजेपी 300 की बजाय 325 सीट ले आती है, उत्तर भारत पूरे इस इलाके में जहां संजय जी कह रहे हैं गिरेगी, मान लीजिए बीजेपी कहीं नहीं गिरती है, तब तो बिल्कुल मोदी जी का डंका बजेगा। लेकिन अगर बीजेपी इन तीनों में से किसी एक स्थिति में भी आती है तो 2-3 चीजें होंगी। नंबर 1, इस देश की संस्थाओं का गला थोड़ा सा खुल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को भी कानून में लिखी इबारत याद आनी शुरू हो जाएगी, जो बहुत अच्छी बात है। मीडिया भी थोड़ा सा गला खुल जाएगा, क्योंकि देखिए सच्चाई ये है कि इस चुनाव में हारने वाली पार्टियों का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मीडिया ऑफ इंडिया और तमाम इस देश की इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जितनी, उनका गला थोड़ा सा खुल जाएगा। और जो साधारण लोगों की जो रेजिस्टेंस की आवाजें, वो आंदोलनजीवी जिनसे मोदी जी को बहुत घबराहट होती है, जो लोकतंत्र का प्राण है, वो खुल जाएगा। तो मैं बरखा की बात से सहमत हूं। सबसे बड़ी अगर जीत है तो लोगों की जीत है, पार्टियों से ज्यादा पब्लिक खड़ी हुई है और वो पब्लिक ही इस रिपब्लिक को बचाएगी, ये मेरी आस्था रही और इस चुनाव ने उसको मजबूत किया। और मुझे इतना विश्वास है कि 4 तारीख को परिणाम जो भी हो, ये पब्लिक मजबूत हो और ये 3 जो संभावनाएं मैंने बताई, अगर ये तीनों हो जाए तो निश्चित इस लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ दिन होगा, सरकार जो मर्जी बना। योगेन जी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में बरखा, और संजय जी आपका आने के लिए बहुत शुक्रिया, और सरप्रिया आप कार्यक्रम में जुड़ी, आपका भी शुक्रिया। फिलहाल द लेंस में इतना ही। शर्मा, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी भारत का चुनाव अब रोमांच के चरम पर है, जहां सभी 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। 7 चरणों का लगभग 6 हफ्तों में फैला चुनाव, एक ऐसा चुनाव जिसमें 96 करोड़ 88 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के पास वोटिंग का अधिकार था। यानी पूरा अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन, ब्राज़ील, फ्रांस और उसमें आप बेल्जियम भी मिला दीजिएगा तो इतनी आबादी जोड़ेंगे तब जाकर ये आंकड़ा छुएगा। तो नतीजों से पहले आज के द लेंस में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पत्रकारों और विश्लेषकों से जिनसे इस चुनाव का एक फ्लेवर हमें समझ आ सके और अगर संभव हो तो कुछ संकेत भी हम समझ सकें। तो आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं जानी मानी पत्रकार और मोजो स्टोरी की फाउंडर बरखा दत्त, लोकनीति के को डायरेक्टर संजय कुमार, भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव जी और बीबीसी की डिजिटल वीडियो एडिटर सरप्रिया सांगवान। कार्यक्रम की शुरुआत स्टूडियो में, और बरखा जी आपसे करता हूँ जी। कन्याकुमारी से कश्मीर, इतना आपने ट्रैवल, लिटरली जिसको कहते हैं भारत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखने का, और शायद अभी आप लौटी ही हैं कश्मीर से। अभी ही लौटी हूँ जी, बिल्कुल। तो अगर मैं ये कहूँ कि इतने लंबे चुनाव अभियान को आपने जो देखा है और इससे पहले के भी चुनाव आपने कवर किए हैं, एक ऐसी चीज़ बरखा जी जो आपके दिमाग में अटक गई हो इस चुनाव से जुड़ी हुई, वो क्या होगी अगर आज आप कहें तो? एक अजीब सा आंसर दूंगी, डिफाइनिंग इट बाय एब्सेंस रादर देन प्रेजेंस। मुझे कहीं भी एक मुद्दा जो इस चुनाव को डिफाइन करे नज़र नहीं आया। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तो गई, लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्या एक सिंगल इशू था? अगर हम 2014 के बारे में सोचें तो वो एक तरह से वोट फॉर चेंज था। 2019 के बारे में सोचें तो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ी सेंटिमेंट थी। इस चुनाव में मुझे मोदी फैक्टर वाज अ वेरी डोमिनेंट पॉलिटिकल फैक्टर, बट जैसे होता है ना कि भाई ये एक नेशनल इलेक्शन है और एक बड़ा सिंगुलर डिफाइनिंग इशू है जो इस चुनाव को डिफाइन कर रहा है, वो मुझे नजर नहीं आया।
लोग जो ये बात कर रहे हैं, बेरोज़गारी है बहुत बड़ा मुद्दा, अलग अलग हिस्सों में कम से कम हम लोग सुन रहे हैं। आपको लगा कि ये बेरोज़गारी का मुद्दा उस तरह से है लोगों के बीच में? बहुत से लोगों ने बेरोज़गारी के बारे में बात की, बल्कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मोदी जी के जो खुद के वोटर्स और फैंस हैं, मैंने उनसे कहा कि आप प्रधानमंत्री के बारे में बेस्ट क्या लाइक करते हैं और एक चीज़ जो आप बदलना अगर वो दोबारा उनको मौका मिलता है तो व्हाट वुड यू लाइक टू सी चेंज। तो उन्होंने कहा कि बेस्ट में तो उन्होंने गिनाए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियाज़ प्लेस इन द वर्ल्ड, इस तरह की बातें। 370 एब्रोगेशन की भी कुछ लोगों ने बात उठाई। जब मैंने कहा कि कुछ बदल, व्हाट वुड यू लाइक टू सी चेंज, तो उन्होंने कहा कि देखिए, एक तो ये जो रिलीजियस रेटरिक है ये मोदी जी को थोड़ा कम कर देना चाहिए। उनके खुद के वोटर्स की बात कर रही हूँ मैं, ऑपोजिशन वोटर्स की बात नहीं कर रही हूँ। और दूसरा उन्होंने कहा नौकरी पे जोर देना, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो ये एक यूनिफाइंग रिस्पॉन्स था फ्रॉम बीजेपी वोटर्स एंड नॉन बीजेपी वोटर्स। तो मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रही कि ये एक मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे इज अनएम्प्लॉयमेंट डिफाइनिंग दिस इशू, दैट इज नॉट ट्रू। मतलब मुझे नहीं लगा। ठीक है। एक हमारी जो संवाददाता हैं सरप्रिया, वो भी 7 अलग अलग चरणों में अलग अलग स्टेट से होकर के, और द लास्ट मैन सीरीज उन्होंने की। जी, उनका बहुत एक्सीलेंट काम रहा, मैं ये कहना चाहती हूँ। कुछ रिपोर्ट्स में देख पाई एंड इट वाज एक्सीलेंट रिपोर्टिंग। तो सरप्रिया इस समय कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। सरप्रिया, आपने जितना ट्रैवल किया, आपको क्या लगा, कौन सा एक ऐसा मुद्दा आपको महसूस हुआ, क्योंकि आप बहुत दूर दराज के इलाकों में गई और बहुत लोगों ने नीचे कमेंट भी किया कि इतनी दूर तक आप लोग आए हैं, कम से कम ये दिखाता है कि कोई कोशिश कर रहा है। आपको क्या महसूस हुआ वहाँ पर सरप्रिया? बहुत सारी चीज़ें देखूँ तो पहले तो थैंक यू बरखा जी, थैंक यू सो मच। और मैंने उनके साथ एनडीटीवी में दूर से काम किया है वैसे। और दूसरी चीज़ की हर जो स्टोरी की, हर जगह जहाँ पर गए, हर जगह कुछ ना कुछ स्ट्राइकिंग रह गया साथ में। मुझे लगता है कि हाँ, जो 2019 में जब हम घूम रहे थे तब उस तरह से बेरोजगारी उस तरह से इशू नहीं था, लेकिन आज कम से कम ये इस इशू ऐसा है कि जब भी किसी को अपनी बात रखनी होती है या कोई सामने वाला व्यक्ति उसको कोई और चीजें गिना रहा होता है सरकार के बारे में, बहुत अच्छी चीज, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको जरूर रोजगार के मुद्दे पर ही चुप करा पाता है। तो वो मुझे लगता है कि एक कम से कम एक ये लोगों तक पहुंच गया है, एक रीजन जहां पे वो डटकर मुकाबला कर रहे हैं इस टॉपिक के साथ। दूसरा, अगर आप देखें हर एक जगह पे, हर स्टोरी में लगता है कभी कोई डिनोटिफाइड ट्राइब के लोग हैं जो एकदम टेंट में एकदम बाहर ओपन ऐसे रह रहे, धूप गर्मी, आप समझिए कितनी गर्मी है, लेकिन फिर भी ये देखिए कि वो अपने बच्चों को कहीं दूर दूर अपने किसी रिश्तेदारों के पास भेजकर उनको पढ़ा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं जमीन के लिए, लेकिन ये सब हमको कभी मीडिया में नजर ही नहीं आते हैं लोग। कहीं कोई इंसान मतलब स्लम में रहता है और वो मुर्गे का पंजा वो लोग खाते हैं क्योंकि वो सस्ता मिलता है। कहीं कोयले की खदानों में मजदूर हैं जो जितनी गर्मी हम अभी 5 मिनट भी सहन नहीं कर सकते, वो रोज वहां जाकर उस कोयले की खदान में काम करते, और इतनी गर्मी और इतनी सफोकेशन में। कहीं सबसे ज्यादा एक महिला जो जहाँ पे हम गए, मुतवा समुदाय, जो उनके जो पुरखे बांग्लादेशी हिंदू थे वो यहाँ आकर बसे, और मैंने उनसे बस ऐसे ही बातचीत करनी शुरू की। उन्होंने बताया कितना मुश्किल है उनके लिए जीवन यापन करना, शेड्यूल्ड कास्ट भी हैं वो यहाँ पर, और लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं शांति चाहती हूँ, मैं देश में शांति चाहती हूँ। मैंने उनसे पूछा जब सरकार क्या करे, तो उन्होंने बस मुझे यही जवाब दिया कि मैं बस देश में शांति चाहती हूँ। मेरे बिना किसी सवाल, मेरे बिना किसी प्रॉम्प्ट के उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, यहाँ पे मुसलमान अच्छे हैं, मेरे इधर भी यहाँ रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं, हमें कभी कोई समस्या नहीं आती है। और अभी जो आखिरी रिपोर्ट जो गई, जिसमें जो एक्चुअली बहुत सबके लिए अभी तक स्ट्राइकिंग है कि अनटचेबिलिटी आज तक भी इस देश में है, कानून है, संविधान है, सब कुछ है, मतलब नेता हैं, हर चीज है, लेकिन अनटचेबिलिटी अभी तक भी हम इरेडिकेट नहीं कर पाए हैं। तो ये सब, ये इतने मुद्दे थे, इतनी सारी बातें थी, ये सब बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। जी संजय जी, चुनाव की शुरुआत से लेकर अब तक, चुनाव के ख़त्म होने के समय तक, आपको लोगों के मूड में मुद्दों के हिसाब से बदलाव होता दिखा है? मुकेश जी, मुझे लगता है कि जिसको मैं समझता था कि बड़ा मुद्दा बनेगा, मंदिर और धारा 370 जी, उसकी कहीं आहट भी सुनाई नहीं पड़ी। और जिन 2 मुद्दों को मैं सोचता था कि जिसकी कोई गूंज नहीं होगी, जिससे जनता का सरोकार नहीं होगा,
और मैं हमेशा कहता था कि ये संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के मुद्दे पर विपक्ष चुनाव लड़ रही है, क्या इन मुद्दों को जनता पहचानती भी है? लेकिन मैंने देखा जैसे जैसे चुनाव दूसरे तीसरे पांचवें दौर में पहुंचा तो मंदिर और 370 की तो कोई आहट भी नहीं थी, गूंज तो छोड़िए। लेकिन जो दो मुद्दे चुनाव के केंद्र में आ गए वो था संविधान बचाने का चुनाव, लोकतंत्र बचाने का चुनाव। बड़े आश्चर्य की बात हुई मुझे। मैं कई जगहों पे जब गया तो बड़ी संख्या में, मैं आज भी कहता हूं कि सबसे बड़ी मेजॉरिटी उन लोगों की है जो ये कहते हैं कि सरकार को तो दोबारा जीत जाएगी या जीत सकती है, जीतना चाहिए, लेकिन इनका नंबर कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके नंबर ज़्यादा हो गए ना तो लोकतंत्र तो खतरे में सचमुच आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। तो विपक्ष ने जिन दो मुद्दों को उठाया, जो जनवरी के महीने में मुझे लगता था ये कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता चुनाव का, वो केंद्र में, चुनाव के केंद्र में आ गया। मुझे लग रहा है इतना बड़ा बदलाव होता हुआ मैंने कभी चुनाव में देखा नहीं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं संजय जी। और नंबर कम होने की बात पर एक बार योगेंद्र जी के पास चलते हैं। योगेंद्र जी, मुझे याद है बरखा जी के कार्यक्रम में आपने जिक्र किया, जिसकी काफ़ी चर्चा हुई उस इंटरव्यू में, कि सीटें तो कम हो रही हैं, और आपने उस इंटरव्यू में बोला कि 80 सीटों तक का नुकसान होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में। और आपके उस प्रेडिक्शन के बाद में फिर प्रशांत किशोर जी का भी एक प्रेडिक्शन आया, और बहुत बार लोग कंपेयर करके दोनों टर्म्स में उन इंटरव्यूज़ को और उन नंबर्स को देख रहे थे। आज की तारीख में योगेंद्र जी, आप अपने उन नंबर्स को, जबकि चुनाव अंत की ओर है, अभी बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं? मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कई बार लोग ऐसे देखते हैं कि चूंकि आप सेफोलॉजिस्ट रहे हैं और फिर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, लोग इस तरह से भी देखते हैं कि कहीं एक राजनीतिक कार्यकर्ता की सोच सेफोलॉजिस्ट की सोच पे हावी तो नहीं होने लगती है। शुक्रिया मुकेश जी, आपने इशारा किया। मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बाकी तीन जो पैनलिस्ट हैं वो एक इंडिपेंडेंट पत्रकार एनालिस्ट हैं जी। और मैं एक प्रतिबद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। ये जो भारत जोड़ो अभियान है जी। उसने 2024 के चुनाव में स्पष्ट पोजीशन थी कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, इंडिया अलायंस को जिताना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके दर्शकों तक ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो। जी। पहली बात। दूसरा, सीटों पे मैं आता हूं, लेकिन मुझे आपका पहला सवाल ज्यादा रोचक लगा कि इस चुनाव में सबसे बड़ी बात क्या थी। जी। देखिए, सच बात यह कि ये चुनाव मैंने बेहद मायूसी से शुरू किया था। जब देखना शुरू किया 400 पार, प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मीडिया में दरबारी 411 तक पहुंचा दिया था उन्होंने, कोई 398 बोल रहा था, और मिला के जो माहौल बना था जनवरी के बाद, ऐसा लग रहा था कि बस इस देश में जो डमरू पीट रहा है वही आगे चलेगा। और मेरे जैसे व्यक्ति के मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये देश झूठ और नफरत के ऊपर अपनी मोहर लगा देगा। बहुत घुटन महसूस होती थी ये सोच के। लेकिन उसके बाद मैं घूमा, जैसा संजय जी ने बताया, माहौल बदलता दिखाई दिया। जैसा सरप्रिया ने बताया कि जिन जिन इलाकों का उन्होंने जिक्र किया, ये सचमुच का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान के सचमुच के चेहरे हैं। और जैसा बरखा जी ने कहा, कोई एक मुद्दा नहीं था, मगर मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, जिसको मैंने शुरू में ही लिखा, रिटर्न टू नॉर्मल पॉलिटिक्स, सामान्य राजनीति शुरू। केवल मोदी मोदी करके आप हर चीज पे ढक्कन नहीं लगा सकते। और जैसे ही सामान्य राजनीति शुरू होती है, अलग अलग तरह के मुद्दे आते हैं, कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का आता है, कहीं महंगाई का आता है, कोई अग्निवीर की बात करता है, कोई छुट्टे जानवर की बात करता है, और लोग 5 साल के 10 साल के एमपी से सवाल पूछते हैं, भैया तुमने काम क्या किया। ये बिल्कुल नॉर्मल पॉलिटिक्स है, और ये नॉर्मल पॉलिटिक्स का आना ही सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है इस चुनाव की, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि ये चुनाव को नॉर्मल पॉलिटिक्स को बाईपास करके एक बार फिर चुनाव कर दिया जाए पिछले दो की तरह, और ये चुनाव मंदिर पे हो जाए, किसी और चीज पे हो जाए। नॉर्मल पॉलिटिक्स हुई, और जब मैं घूमा, बहुत ज्यादा घूमा इस चुनाव, थक भी गया थोड़ा, लेकिन घूमने के बाद दो चीज मुझे समझ आई। पहला ये कि लोग सच और झूठ समझते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं, चाहे उसके बाद वोट दे दें, लेकिन जानते हैं कि झूठ बोला जा रहा है। और दूसरा, ये देश नफरत पे अपना स्टैंप नहीं लगा रहा। ऐसे लोग भी मिले, नफरत के शिकार बहुत लोग मिले, लेकिन अगर एक औसत वोटर की बात करें, एक औसत बीजेपी के वोटर की बात भी करें, तो जैसे अभी बरखा ने बताया, बीजेपी का औसत वोटर भी कहता है नहीं, ये नफरत वाला खेल ठीक नहीं।
तो इस चुनाव से मेरी एक तरह से इस देश में आस्था मजबूत हुई। बिल्कुल मायूस मैं एक बात तो हो चुका था कि क्या करेंगे, कैसे फ्यूचर है, कैसे रहेंगे। और जो संजय जी ने कहा कि संविधान, लोकतंत्र, ये स्वर भी बीच बीच में सुनाई दिए। अब ये सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज है। तो मेरे लिए ये उम्मीद का चुनाव रहा। इस सबको मैं सीटों के आंकड़े से नहीं जोड़ रहा। जी जी जी। मेरी अपना मूल्यांकन है कि बीजेपी को कुल मिला के 50 सीट का नुकसान होगा। 80 मैंने जो गिनवाया था बरखा के शो में, मैंने कहा था 80 का नुकसान होगा, 20 का फायदा होगा। तो नेट 60-65 का एनडीए को नुकसान होगा, 51 सीट का बीजेपी को नुकसान होगा। मैं शुरू से ये कह रहा हूं, काफी पिछले 2-3 हफ्ते से, कि बीजेपी को, देखिए सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं फिर स्पष्ट कर दूं जी। 303 या उसके पार जैसी चीज मुझे नामुमकिन लगती। 400 बिल्कुल हवाई था, प्रपंच था, प्रचार था, और मीडिया इसमें कैसे शामिल हो गया, इस पे लोगों को गिरेबान में झांकना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी 272 से नीचे जा रही। मेरी अपनी समझ है कि बीजेपी 250 तक जा सकती है, बीजेपी खुद। और इसका मतलब है कि ये चुनाव एक तरह से लोकतांत्रिक संभावनाओं को खोलने का चुनाव। लेकिन अब 2 ही दिन बचे हैं, एग्जिट पोल, पोस्ट पोल आ जाएंगे, जिनकी मेरे से बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। मेरी जेब में तो कोई पोल है नहीं, लेकिन एक सड़क पे घूमने वाले का जो अनुमान है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। लेकिन इस अनुमान से ज्यादा मेरे लिए उम्मीद इस बात में है कि ये देश झूठ को झूठ और नफरत को ना कहना सीखता है। जी। बरखा, आपके जितने स्टेट्स में आप गई, कोई एक स्टेट जो आपको लगता है कि सरप्राइज करने वाला है, जैसे लोग सोच रहे हैं उसके हिसाब से? देखिए, सेंस लगा आपको? मैं 2 स्टेट्स को करीब से देखूंगी। उत्तर प्रदेश की मैं काफ़ी घूमी उत्तर प्रदेश में, और मैं यूपी को इसलिए नहीं नेम कर रही क्योंकि क्लीशे है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजरता है, सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि जो जो चैलेंजेस बीजेपी को हुए हैं वो सारे आपको यहाँ नजर आते हैं। एक चैलेंज कैंडिडेट सिलेक्शन, हम भूल जाते हैं कि हमारी आइडियलिज्म, डेमोक्रेसी डिबेट्स में पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे भी शुरू होती है। बीजेपी के लिए एक चैलेंज जरूर रहा है कि बाहर से जो उन्होंने इतने लोग ले लिए, तो एक लोकल डिससैटिस्फैक्शन कई जगह मुझे उत्तर प्रदेश में दिखा। तो ऑन कैंडिडेट सिलेक्शन। जी। दूसरी बात, एक चीज़ कहना ज़रूरी है कि बेरोज़गारी की बात हुई, संविधान की बात हुई, कोटाज, अफर्मेटिव एक्शन को लेकर भी थोड़ी एंग्जाइटीज़ है। गुस्सा नहीं नज़र आया, लेकिन एक तरह कहीं कहीं चुप्पी नज़र आई, जिसको मैं कहती हूँ कि एंगर नहीं था, बट पीपल वर क्वाइट। और कई जगह मैंने बोला, भाई कैसा ज़िंदगी कैसे चल रही है, तो उन्होंने कहा भाई सन्नाटा है। ये छोटे दुकानदारों की बात कर रही हूँ, रेडी पे बैठे लोग, सड़क पे बैठे लोगों की बात। उन्होंने कहा बहन जी सन्नाटा है, और बड़े चुपचाप बोले। अब देखिए, मैं क्योंकि एक हार्डन जर्नलिस्ट हूँ, मैंने कोविड के टाइम भी जब मैं बहुत घूमी थी, मैंने इस तरह की मायूसी देखी थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने स्वीप किया था उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन। तो एक मेरे माइंड में वो एक कॉशन मैं देना चाहती हूँ कि ये मायूसी के बावजूद भी बीजेपी यूपी में आगे निकल सकती है। हाँ, लेकिन मैं अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रही हूँ। इस तरह की चैलेंजेस, एक इकोनॉमिक डिस्पोंडेंसी कई जगह मिली, एक कैंडिडेट सिलेक्शन, तीसरा ऑपोजिशन की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सोशल इंजीनियरिंग यूपी में एक्सपेरिमेंट हुआ है। अखिलेश यादव उसको पीडीए कहते हैं, जिसमें उन्होंने कोशिश की है कि एक मुस्लिम यादव बेस जो उनका स्टीरियोटाइप जो उनको डिफाइन करता था, वो इस बारी ना डिफाइन करे। उन्होंने खूब बड़ी तादाद में नॉन यादव ओबीसीज को टिकट्स दिए। मैं कास्ट को इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस चुनाव में ये भी एक अलग बात है। इट्स अ लिटिल बिट बैक टू द फ्यूचर। एक मोदी की एक ट्रांसेंडेंटल पॉलिटिकल इम्पैक्ट थी जो कास्ट को ट्रांसेंड कर रहा था, काफी चुनावों में हमने देखा। लेकिन इस बारी किस तरह का जाति को लेकर समीकरण हुआ है, किस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग हुई है, ये भी मुझे यूपी में नजर आया जी। और चौथा, एब्सेंस ऑफ राम मंदिर। मुझे संजय जी से थोड़ा सा माइल्ड डिसएग्रीमेंट है। 370 फिर भी मुझे लोगों ने कहा कि देखिए मोदी जी जो कहते हैं करके दिखाते हैं, नॉट कि उनको 370 या कश्मीर के बारे में कुछ याद, पर वो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। लेकिन मुकेश जी, अयोध्या में
क्योंकि वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लल्लू सिंह, वो उनमें से थे जिन्होंने संविधान बदलने की बात की। अयोध्या में मोदी फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कास्ट डायनामिक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और रिसर्च उस सीट पे भी कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपकी दलित वोट भी बहुत हाई है वहाँ, तो दलित वोट डिवाइड होगा, कुछ बीजेपी के साथ जाएगा, कुछ अलायंस की तरफ जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, मैं थोड़ा इसको एनालिसिस के दर्जे से समझा रही हूँ, मुझे ये सारी चीजें यूपी में मिली है। द स्ट्रेंथ ऑफ द बीजेपी एंड द चैलेंजेस ऑफ द बीजेपी, ये सब यूपी में आपको नजर आता है। और दूसरा स्टेट मैं तेलंगाना की बात करना चाहती हूँ, इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बीजेपी का कहीं पे गेन होने का है अमंग द सदर्न स्टेट्स, क्योंकि बहुत नॉर्थ साउथ की चर्चा हुई है, तो तेलंगाना हमें ध्यान से देखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है बाकी जगहों पे तमिलनाडु, केरला ऑपोजिशन विल डोमिनेट, कर्नाटका में इस बारी लड़ाई अच्छी रहेगी दोनों गुटों में। तेलंगाना में लास्ट टाइम बीजेपी की 4 सीट्स थी, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा थी। उसके बाद कांग्रेस की असेंबली इलेक्शंस में बहुत अच्छी विक्ट्री आई। तो तेलंगाना एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वाटरशेड स्टेट होगा कि कैन द बीजेपी रियली एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट इन द साउथ, कि वो नॉर्थ इंडिया की पार्टी कर्नाटका को छोड़ के रह जाएगी। राइट। संजय जी, उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में तो सपा बसपा, जो बहुत बड़ी चर्चा थी कि अगर सपा बसपा साथ आ गए तो फिर तो क्या ही बचेगा, बीजेपी के लिए आसान कैसे होगा। अभी जो कॉम्बिनेशन है वो 2017 के विधानसभा वाला कॉम्बिनेशन है, यूपी के भैया या यूपी के लड़के एक साथ आए हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। उस समय भी बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, पर इसमें अगर हम कैंडिडेट सिलेक्शन को मिक्स कर देते हैं तो आप कैसे उत्तर प्रदेश में चुनौती स्पेशली बीजेपी के लिए देख रहे हैं? देखिए, 17 और 24 में कम से कम 7 साल का अंतर है। 17 वो समय था जब बीजेपी ने पहली बार 14 में देश में सरकार बनाई थी, और 17 वो चुनाव था जब बीजेपी पहली बार समाजवादी पार्टी सरकार को चैलेंज कर रही थी यूपी में। और वो ऐसा दौर था जब बीजेपी सारी पार्टियों को, ज़्यादातर जगहों पे कांग्रेस की सरकार थी राज्यों में, और उन्हें हरा रही थी। तो बीजेपी अप पर थी। 24 में फ़र्क है, कॉम्बिनेशन भले ही वही है जो कहते हैं यूपी के 2 लड़के, लेकिन उस वक्त के यूपी के 2 लड़कों का जो अट्रैक्शन 2017 में था और आज जो है उसमें फ़र्क है। उस वक्त सपा डिफेंडिंग सरकार को डिफेंड कर रही थी। अभी सपा और कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार, जो बीजेपी की सरकार राज्य में और जो देश में है, उसको चार्ज कर रही है, उसको अटैक कर रही है। तो नैरेटिव काफ़ी बदला सा है। और पूरे चुनाव के कैंपेन में मैंने देखा, सिर्फ यूपी की बात नहीं है, पहली बार मैंने देखा कि विपक्ष एक एजेंडा बना रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और तमाम बीजेपी के लीडर रिस्पॉन्ड कर रहे थे। मैंने पहले कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर को सफाई देनी पड़ रही है कि भाई आरक्षण खत्म नहीं होगा। सोशल जस्टिस के मुद्दे पे जो क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि उनकी पिच पर आकर बैटिंग करना, उनकी पिच पर आकर खेलना, ऐसा होता हुआ मैंने पहली बार देखा चुनाव में। यूपी में भी काफ़ी कुछ ऐसा ही है। तो भले ही कॉम्बिनेशन वही हो, कॉम्बिनेशन 2017 वाला ही हो, लेकिन 17 और 24 में 7 साल का फ़र्क है, और ये 7 साल के फ़र्क ने माहौल में काफ़ी परिवर्तन किया है। जी योगेन जी, ये सवाल बतौर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जगह जब लोगों से बात करिए तो, और ये आपने भी सुना होगा, जो लोग सवाल मोदी और राहुल के कंपैरिजन में रखते हैं कि मोदी हैं, क्या राहुल को रख सकते हैं। राहुल गांधी के व्यक्तित्व में आपको ऐसा, आप मतलब लोगों से बातचीत में आपको वो परिवर्तन आपने स्वयं महसूस किया है कि लोग उनको अब एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ये परिवर्तन पहले ही हो चुका था। जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद दूसरी भारत जोड़ो यात्रा हुई, इस दोनों में लोगों का राहुल गांधी के बारे में वो परसेप्शन बदला। वो जो पहले पप्पू की छवि बनाई हुई थी, पप्पू नामक पोस्टर फट गया और उन्हें एक सामान्य राजनेता की तरह, जिसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उस तरह से लोगों ने देखना शुरू किया। मैं नहीं समझता कि ये चुनाव मोदी बनाम राहुल था, बनना चाहिए था या नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। चुनाव अब भी मोदी जी के इर्द गिर्द था। हाँ, राहुल गांधी की छवि इंप्रूव होने का मतलब ये था कि मोदी जी का जो एक फैक्टर था कि अरे और कौन हो सकता है, जिसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, वो थोड़ा सा घटा। मगर मुझे नहीं महसूस हुआ कि ये चुनाव राहुल गांधी के इर्द गिर्द लड़ा।
चुनाव अभी भी मोदी जी के इर्द-गिर्द जी। उनकी पॉजिटिव्स थे, उनकी नेगेटिव्स थे। और पहली बार मैंने देखा कि मोदी जी की बात थी, लोग पॉजिटिव बात कहते थे। मैं भी सहमत हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई एंगर था उनके अगेंस्ट, लेकिन एक ऊब थी। वो सर्वेश्वर दयाल ने एक बार कहीं लिखा है, सक्सेना जी ने, कि हर जानकारी के पीछे ऊब का एक पतला धागा छुपा होता है। तो वो ऊब का पतला धागा था, हाँ हाँ ठीक है मोदी जी, लेकिन, और उसके बाद विरोध। पहले तो था कि मोदी मोदी करते ही बाकी सब सवालों पे ढक्कन लग जाता था, वो नहीं लग रहा था, वो बदलाव हो रहा था। राहुल गांधी का इतना कंट्रीब्यूशन जरूर था इस चुनाव में कि उन्होंने जो 5 न्याय की योजना घोषित की, वो लोगों तक भले ही नहीं पहुंची। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा काम तो प्रधानमंत्री ने किया कांग्रेस के मैनिफेस्टो का प्रचार करने का, लेकिन कम से कम इस इलेक्शन में कोई सब्सटेंटिव चीजें आई नहीं। तो मतलब हो क्या रहा था, मंगलसूत्र, भैंस, टोटी और क्या कुछ ये चल रहा था। कम से कम राहुल गांधी ने एक सब्सटेंस की बात कही जिसके ऊपर देश में बहस होनी चाहिए। और जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में उस वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जो माहौल था, उस माहौल में मोहब्बत की बात करना अपने आप में बहुत हिम्मत की बात थी। उससे चुनाव पे कितना असर पड़ा, मैं नहीं सोचता कि 1 या 2 यात्रा से चुनाव पूरे देश का बदल जाता है, बदलना चाहिए, लेकिन उसने देश के माहौल को खोला। इन दोनों चीजों का क्रेडिट मैं राहुल गांधी को जरूर। जी। सरप्रिया के पास चलते हैं। सरप्रिया, आपने चूँकि बहुत दूर दराज के इलाकों में आप गई और पार्टियों का प्रचार जिस तरीके से, और काफ़ी प्रचार हुआ, वहाँ तक आपको लगा कि जो ये पार्टियों का प्रचार है या जो जो मैसेजेस वो पहुँचाना चाहती हैं जिस ढंग से, वहाँ वो मैसेज लैंड हो रहा था? क्योंकि बहुत कुछ डिजिटल माध्यम से प्रचार होता रहा है। जी, कुछ चीजें हुई और कुछ चीजें नहीं हुई। जैसे एक वही संविधान वाली जो चीजें हैं, संविधान बदलने की जो बात है, और लोगों में कई बहुत नीचे तक ये बात गई है, और इसको कई बीजेपी सपोर्टर्स तक ने माना कि ये बात बहुत नीचे तक गई है लोगों में कि संविधान बदल जाएगा और आरक्षण को कोई खतरा हो सकता है। तो ये तो वहां तक पहुंचा। उसके अलावा जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, उसके थ्रू वो किसी को नहीं पता है। गांव हो, कहीं हो, किसी भी इलाके में, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, जिससे भी पूछो उनको नहीं मालूम है उसके बारे में, ना उसके अंदर ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट दिखा। रोजगार वाला मैं बता चुकी हूँ कि हाँ, वो उसके ऊपर बहुत सारे लोग मुझे बात करते दिखे, सब लोगों ने बात की। तीसरी चीज की, एक मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर भी बहुत चीजें सुनने को मिली कि लोग अब मीडिया पे भरोसा नहीं करते हैं, या उनसे अब बात नहीं करने आना चाहते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या हमसे सुनना चाह रहा है, क्या नहीं सुनना चाह रहा है। बहुत सारे लोगों ने डर के मारे कैमरा पे कम बोला, नहीं बोला, और कैमरा बंद होते ही उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और बिल्कुल उलट बातें भी कही। किसी ने अगर कैमरा के सामने किसी एक को वोट देने की बात कही है, तो कैमरा बंद होने के बाद उन्हें भाग कर आए और उन्होंने बताया कि नहीं, हम नहीं, उनको वोट नहीं देने वाले हैं, हम उनको वोट देने वाले हैं। तो ये सब चीजें भी सुनने को मिली। तो ये है कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो पहुंची हैं, बहुत सारी चीजें नहीं पहुंची हैं। बहुत सारे लोगों को राम मंदिर का मुद्दा पहुंचा है। अब ये इतना इस तरह से पहुंचा कि उसी उसी के ऊपर वोट दे देंगे, तो वो तो मैं नहीं कह सकती कि सिर्फ उसी के ही ऊपर कोई वोट कर देगा, लेकिन बहुत लोगों ने को मालूम है कि हाँ, राम मंदिर बना दिया और एक बहुत अच्छी बात हो गई है। तो हाँ, ये मुझे थोड़ा सा लगा। ऊपर से जैसे बंगाल में अगर देखे तो जब हम यहाँ दिल्ली बैठते थे तो मैं ज्यादा, हमको ये पढ़ने को मिलता था कि वहां पे एक पूरा हिंदुत्व को लेके पोलराइजेशन है। लेकिन मैं आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, ये सब जगह पे गए जो पूरा जहाँ पे हिंदी स्पीकर्स भी हैं। लेकिन मुझे लगा कि जो पोलराइजेशन है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो लोग वायलेंस को लेके बहुत बात करते हैं। जो पंचायत इलेक्शन में वायलेंस होता है, और वो लोग बहुत बोलते हैं कि टीएमसी के जो वर्कर्स हैं वो वायलेंस करते हैं। मुझे लगता है उसके ऊपर वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है जी। कि, और बल्कि डरते भी हैं लोग उसके बारे में। मान लीजिए अगर मैं बीजेपी की रैली में गई तो लोग मोदी का गुणगान करेंगे, योगी का गुणगान करेंगे, लेकिन वो ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बात करते हैं। शायद वो, मैंने उनसे पूछा भी क्या डर है, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, बस हम नहीं उस बारे में बात करना चाहते हैं। तो लेकिन तो मुझे लगता है पोलराइजेशन वो उस इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा है लोगों में कि नहीं, ये वायलेंस करते हैं यहाँ पे, तो ये वायलेंस है। जी। तो यही मेरा थोड़ा सा मैंने जो समझा। ठीक है बरखा, जो बात अभी योगेन जी भी कर रहे थे, मोदी नहीं तो कौन,
और ऐसा लगा कि बहुत समय तक बीजेपी देयर इज़ नो अल्टरनेटिव थ्योरी पे चलती भी रही और मोदी जी की पर्सनालिटी को, आपको लगा कि अभी भी वही है या लोगों में उसका थोड़ा असर कम हुआ है अब? देखिए, दो अलग सवाल हैं। योगेंद्र जी का कहना है कि दिस इज नॉट अ मोदी वर्सेस राहुल इलेक्शन, इट इज स्टिल वेरी मच एन इलेक्शन सेंटर्ड अराउंड द प्राइम मिनिस्टर। मैं उससे सहमत हूँ जी। लेकिन दो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ। इस चुनाव का जो भी नतीजा रहा, ये चुनाव में फाइट थी, ये हमें आई थिंक हम सब अग्री करेंगे। जो भी जीते, जिसकी भी सरकार बने, चाहे बीजेपी की बने या किसी और की बने या रिड्यूस नंबर से बीजेपी की बने या उसी नंबर से बीजेपी की बने, जो हम सबने समझा था कि ये तो एक बोरिंग इलेक्शन होने वाला है, इसमें हम क्या करेंगे कवर, एक तरफा चुनाव है, देयर इज नो फाइट, ऑपोजिशन हैज गिवन अप बिफोर इट स्टार्टेड। ऑपोजिशन की बात आप मत करिए, मुझे लगता है लोगों से द पुशबैक हैज अगेंस्ट अनब्राइडल्ड पावर हैज कम फ्रॉम द पीपल। लोगों से आक्रोश नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे कहा, शायद अंकुश है, कि भाई अच्छे हैं, थोड़ा है, थोड़ी सी कंटेन कर लो। ये फीलिंग मुझे कहीं कहीं लगी। बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ, बहुत अच्छा काम किया प्रधानमंत्री ने, लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रेन भी कर दें तो सब अच्छा रहेगा। एक ये बात। लेकिन मैं एक बात में आई डिसएग्री विद योगेंद्र जी। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा कि ऐसा हो सकता था या नहीं हो सकता था। मुझे लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन एक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर देती, आई अंडरस्टैंड कि ऑपोजिशन की पर्सपेक्टिव से वो लोकलाइज करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी नेशनलाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि बहुत से लोगों के मन में अभी भी वो सवाल है कि हाँ, मोदी नहीं तो इन्होंने क्यों नहीं कोई रखा, क्यों नहीं रखा कोई, उस तरफ कौन है, ये सवाल अभी भी आता है। तो व्हाई नॉट नेम अ कैंडिडेट? क्या उसमें क्या हार्म होता फॉर द ऑपोजिशन? राइट। बल्कि एक सीरियसनेस आती उस लड़ाई में, एक कन्विक्शन आती कन्विक्शन, मुझे लगता है। ठीक है संजय जी, इस पे मैं आपके पास आना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि बरखा जी ने योगेंद्र जी का जिक्र करके किया, योगेंद्र जी इस पे आप क्या कहेंगे कि क्यों नाम होता तो क्या नुकसान होता आखिर? आप मुझे इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि के तौर नहीं, पे बिल्कुल भी नहीं, एक चुनाव विश्लेषक के तौर पे। में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के अंदर बैठता तो शायद अच्छा रहता, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों बैठाया नहीं। देखिए, रियलिस्टिकली जो बरखा भी जानती है, हम सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन बन गया, ये अपने आप में चमत्कार था। आज से 1 साल पहले अगर कोई 1-1.5 साल पहले कहता कि नहीं पार्टियां एक दूसरे के साथ आके गठबंधन बनाएंगी, मुझे तो यही बात बड़ी नामुमकिन सी लगती थी। गठबंधन बन गया तो फिर सवाल था कि इनका सीट शेयरिंग हो पाएगा या नहीं। आखिरी दिन तक खींचतान चल रही थी, किसी तरह से सीट शेयरिंग का हुआ, वो भी परफेक्ट नहीं हुआ, बंगाल में ठीक से नहीं हो पाया, इत्यादि। ऐसे में मैं नहीं समझता कि अभी इंडिया गठबंधन इस लेवल पर पहुंचा था कि वो एक प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, और खाली कैंडिडेट ही नहीं पर था, एक गठबंधन से तो ये भी उम्मीद करनी चाहिए ना कि वो अपना एक मैनिफेस्टो दे, मैनिफेस्टो नहीं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दे, 4-5 बिंदु इस देश को बताए कि भाई क्या चीज है। कांग्रेस ने 5 चीजें दी थी, बहुत अच्छी थी, चाहते तो इंडिया गठबंधन वैसी कुछ चीज को अडॉप्ट कर सकता था, लेकिन अभी वहां तक वो पहुंचा नहीं। और सच बात ये है, बिल्कुल ठीक बरका कह रही, अगर इंडिया गठबंधन इस स्थिति में होता कि वो एक कैंडिडेट डिक्लेयर करता, इस देश के सामने 4-5 बड़ी प्रोमिसेस रखता और मिलके सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ता, चुनाव लड़ने से 2-4 महीने पहले सड़क के आके कुछ लड़ाई लड़ता, कुछ बड़े मुद्दों पे उठाता, महंगाई के सवाल को, बेरोजगारी के सवाल को, तो इस वक्त बैठे हम ये डिस्कस नहीं कर रहे होते कि बीजेपी मेजॉरिटी से कितनी पीछे आएगी, आगे आएगी, कितने अंक आएंगे। हम बैठे इस वक्त ये डिस्कस कर रहे होते कि इंडिया गठबंधन को मेजॉरिटी से कितनी ज्यादा सीट आए। ये सब बातें आज हम कर रहे होते, तो जाहिर है उसके अंदर कुछ कमी तो रही, मगर वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कमी है। ऐसी चीज जो है कि रातों रात पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं था। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव की पहले से बेहतर अपेक्षित सफलता जो हुई है
उससे अब इस देश में राजनीति का रुख बदलेगा, बेहतर राजनीति होगी। बरखा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि पॉलिटिकल पार्टीज से ज्यादा पब्लिक ने ये चुनाव लड़ा है। तो इस बार तो पब्लिक ने काम कर दिया, अगली बार पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा बेहतर काम कर देना, कितना अच्छा होगा। जी संजय जी, जो पर्सनालिटीज़ की बात हो रही थी और बरखा ने भी जिसका जिक्र किया, मोदी बनाम कौन का जो एक थॉट प्रोसेस रहा है लोगों के मन में, जब आपने इस पूरे दौरान लोगों से बात की तो आपको क्या लगा इसमें? कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दुविधा रही होगी, रही जनता के मन में कि, और इसको बार बार आपने देखा होगा 6-7वें दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया, आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि जनता का ध्यान इस ओर था नहीं असल में। और इस बात का जिक्र मैंने भी कई जगहों पे किया कि जनता चुनाव लड़ रही थी और उसको इस बात का कोई ध्यान नहीं था कि अगर बीजेपी हारेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार हम बनाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कौन होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो सोचते थे वोट देने के लिए और इस बात पर अटक जाते थे, कुछ मतदाता ऐसे रहे होंगे और मुझे लगा इससे सफलता मिली होगी इंडिया गठबंधन को। अगर अपने अपने सोच के अपने अपने विचार है, मुझे लगता है कि अगर किसी चेहरे को खड़ा कर दिया गया होता तो बार बार वो 1-to-1 कंटेस्ट होता और शायद इससे नुकसान हो सकता था इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को। पहली बात तो ये भी है कि क्या वो ऐसी करने की स्थिति में थे, शायद अगर ऐसी पहल भी होती इंडिया गठबंधन की तरफ से तो शायद गठबंधन जिस शेप में आज है वैसा होता भी नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कर भी लेते तो मेरा मानना है कि इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होता इंडिया गठबंधन को, नुकसान की गुंजाइश ज़्यादा थी, क्योंकि तब बीजेपी का सीधा सीधा कंपैरिजन शुरू होता है, एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ XYZ। और इस मुकाबले में हमेशा इंडिया गठबंधन मुझे लगता है पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ता जनता के नज़रिए से। एक सवाल जो मैंने अभी बरखा से पूछा था वो आपसे भी जानना चाहता हूँ। कोई एक ऐसा राज्य, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और अलग अलग फैक्टर्स का जिक्र भी किया बरखा ने, लेकिन कोई एक ऐसा राज्य जो इस बार चौंका सकता है आपकी नज़र में? अब सवाल है कि चौंकाना किसको कहते हैं, किसके लिहाज से, सही बात से। बीजेपी की बढ़त को चौंकाना कहेंगे या बीजेपी के घटते ग्राफ को? तो मैं 2 राज्यों का जिक्र अगर कर दूं, कर्नाटक ने मुझे चौंकाया है। जाहिर है बढ़ता हुआ तो दिखाई नहीं पड़ता ग्राफ, क्योंकि बीजेपी 25 सीटों पे जीती हुई थी, 25 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो बढ़ तो सकता नहीं है ग्राफ। तो आप समझ सकते हैं इशारा किस ओर है। दूसरी तरफ बंगाल मुझे लगता है वो भी चौंका सकता है और वहाँ इशारा मेरा बहुत साफ है, कांटे का मुकाबला है, बहुत कांटे का मुकाबला हो रहा है। बरखा, वेस्ट बंगाल को लेके क्या सेंस है? नहीं, मैं एक बंगाल से ज़्यादा, क्योंकि मुझे वहाँ मैंने इतना खुद रिपोर्टिंग नहीं की, मैं महाराष्ट्र की बात करना चाहती हूँ। मैं जब संजय जी की बात सुन रही थी, मैंने कहा हम में से किसी ने महाराष्ट्र की बात मुझे लगा था जब मैंने पहला प्रश्न पूछा था कि शायद महाराष्ट्र का नाम आएगा, और मुझे वो सुन के याद आया कि मैं महाराष्ट्र की बात करना चाहती हूँ, जहाँ पे बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि एक तरह से एक पोलस्टर डिफाइंग वो प्रदेश है। और आप वहाँ देखिए कि 4 पार्टीज, 2 पार्टी स्प्लिट, और वहाँ पे मैंने अपनी रिपोर्टिंग में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स इनकाउंटर किया। वहाँ पे मोदी जी को लेके भी पॉपुलैरिटी और उद्धव ठाकरे के लिए भी सिंपैथी, और ये सेम ही लोगों में। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि देखिए, हाँ केंद्र के लिए तो मोदी जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ हमारे महाराष्ट्र में ये जो उद्धव जी के साथ हुआ ये बड़ा बुरा हुआ। तो मैंने कहा लेकिन ये कोई यहाँ का चुनाव तो है नहीं, ये तो है ही लोकसभा का चुनाव। बोले हाँ, तो वो एकदम लोकलाइज हो गया, मतलब एकदम से इट वाज नॉट एन एंटी मोदी फीलिंग बट अ सिंपैथी, एक सिंपैथी मुझे महसूस हुई, हर जगह नहीं लेकिन कई कई जगहों पे। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, किसी ने अभी तक राजस्थान की बात नहीं की, राजस्थान एंड यूपी। चुनाव पहले हो गया ना राजस्थान, हाँ भूल गए हम लोग, लेकिन राजस्थान में भी 25-0 का जो आंकड़ा था वो। पर ये स्टेट्स बहुत क्रिटिकल रहेंगे टू द फाइनल नंबर। जी, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आप दोनों से तो ज़रूर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा। 4 तारीख तो नहीं पूछेंगे ना? नहीं, नंबर नहीं पूछूंगा मैं नंबर नहीं पूछूंगा, लेकिन क्योंकि नंबर वैसे भी अभी बात करना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन एक प्रेडिक्शन अगर 4 तारीख को लेके मोटा मोटी अगर आप करना चाहें तो क्या होगा? संजय जी से शुरू करते हैं, मैं सोचूंगी तब। संजय जी तो आपने कहा था नंबर नहीं बताइए आप, प्रेडिक्शन क्या प्रेडिक्शन क्या होता है फिर? वो नंबर ही तो होता है। नहीं, मुझे लगता है कि
ये ज़रूर है, अगर 2019 और 24 के चुनाव को देखें तो 24 का चुनाव 19 का चुनाव नहीं है। और जब मैं कह रहा हूँ नहीं है तो बीजेपी की जितनी पकड़ 19 के चुनाव में थी या जिस तरह की हवा बीजेपी के पक्ष में थी, वैसी हवा 2024 में नहीं है। तो अगर नहीं है, हवा धीमी बह रही है बीजेपी के लिए, तो बीजेपी निश्चित रूप से स्लांट ढलान पर है। अब वो फिसलन जो है, वहाँ पर फिसलते फिसलते बीजेपी कहाँ आके रुकती है, तमाम लोगों के अपने अपने विचार हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है फिसलते फिसलते भी वो खड़ी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिल्कुल नंबर्स और विनर्स लूजर्स की बात नहीं करूँगी, हाँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि इतनी चर्चा होती है भारत की डेमोक्रेसी को लेकर, और कुछ चीज़ें वरीइंग हैं भी, उन पे चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन एज एन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हमारे देश के लोगों ने दिखा दिया है कि इर्रिप्रेसिबल है, हमारे लोगों को दबाया नहीं जा सकता। और खुल के, यस, कैमरा पे चाहे खुल के ना बोले, लेकिन खुल के बोलते हैं, अवेयर हैं, बहुत क्लियर थिंकिंग है, कॉम्प्लेक्सिटी रिकॉग्नाइज करते हैं। ये नहीं, अंधभक्ति किसी के लिए नहीं है। उस तरह के भी लोग होंगे, कैटेगरी होगी ज़रूर, लेकिन जनरली स्पीकिंग एक जो चेक्स एंड बैलेंस की हम बात करते हैं, जब हम एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो मुझे काफ़ी इस चुनाव में हेल्दी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, जिसमें रिकग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, जो अच्छे काम है उसकी भी है, क्रिटिसिज्म भी है, क्लियर आइड एक पब्लिक का रिस्पॉन्स। तो मुझे यही लगता है कि जो भी जीते, एंड मैं संजय जी के इशारा समझ गई, एंड इन अ सेंस आई कंटिन्यू टू बिलीव कि वो डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स बीजेपी का ही है, लेकिन जो भी जीते, एक पब्लिक की वार्निंग जो है वो कि हम पब्लिक है, सब जानती है, वो सही बात है, वो दिख जाएगा इस बार। चलिए, आपने भी दबे छिपे शब्दों में इशारा कर दिया है। योगेन जी, नंबर तो आप पहले ही दे चुके हैं, एक तरह से आपका संकेत तो पहले ही आ चुका है, इसलिए आपसे मैं 4 तारीख के बियॉन्ड की राजनीति का कोई बात अगर आप कहना चाहें तो वो ज़रूर समझना चाहूँगा कि आगे की राजनीति को देखते हुए एक बात जो आप आज कहना चाहें। देखिए मुकेश जी, ये चुनाव शुरू हुआ था 400 पार के नारे और प्रचार से, जिसमें इस देश का पूरा मीडिया शामिल था। तो जाहिर है इस चुनाव के परिणाम का मूल्यांकन करते वक्त सबके मन में 400 पार की पृष्ठभूमि होगी। अगर उसके बाद बीजेपी 300 से नीचे रह जाती तो एक तरह से नैतिक हार तो होगी, नहीं यार दावा तो बड़ा किया था, देखो कहां पहुंचे। अगर 272 से नीचे पहुंच जाती है बीजेपी, बाकी की संख्या का कोई महत्व नहीं है, बीजेपी 272 से नीचे होती है तो इसे राजनीतिक हार के रूप में देखा जाएगा कि चुनाव तो हार गया, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री किसी भी तरह से, लेकिन चुनाव हार गए। और अगर बीजेपी 250 से नीचे आती है तो इसे नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत हार के रूप में देखा जाएगा। इनमें से क्या होता है, मेरे ख्याल से पहला निश्चित है, दूसरा सबसे ज्यादा संभावना है होने की, और तीसरा भी संभव है। तीनों चीजें संभव है और ये देश की राजनीति को बदलेगी। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये कि अगर ये तीनों में से कोई भी चीज हो, हाँ, अगर बीजेपी 300 की बजाय 325 सीट ले आती है, उत्तर भारत पूरे इस इलाके में जहां संजय जी कह रहे हैं गिरेगी, मान लीजिए बीजेपी कहीं नहीं गिरती है, तब तो बिल्कुल मोदी जी का डंका बजेगा। लेकिन अगर बीजेपी इन तीनों में से किसी एक स्थिति में भी आती है तो 2-3 चीजें होंगी। नंबर 1, इस देश की संस्थाओं का गला थोड़ा सा खुल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को भी कानून में लिखी इबारत याद आनी शुरू हो जाएगी, जो बहुत अच्छी बात है। मीडिया भी थोड़ा सा गला खुल जाएगा, क्योंकि देखिए सच्चाई ये है कि इस चुनाव में हारने वाली पार्टियों का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मीडिया ऑफ इंडिया और तमाम इस देश की इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जितनी, उनका गला थोड़ा सा खुल जाएगा। और जो साधारण लोगों की जो रेजिस्टेंस की आवाजें, वो आंदोलन जीवी जिनसे मोदी जी को बहुत घबराहट होती है, जो लोकतंत्र का प्राण है, वो खुल जाएगा। तो मैं बरखा की बात से सहमत। सबसे बड़ी अगर जीत है तो लोगों की जीत है, पार्टियों से ज्यादा पब्लिक खड़ी हुई है, और वो पब्लिक ही इस रिपब्लिक को बचाएगी, ये मेरी आस्था रही। और इस चुनाव ने उसको मजबूत किया, और मुझे इतना विश्वास है कि 4 तारीख को परिणाम जो भी, ये पब्लिक मजबूत हो, और ये 3 जो संभावनाएं मैंने बताई, अगर ये तीनों हो जाए
तो निश्चित इस लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ दिन होगा, सरकार जो मर्जी बना। योगेन जी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में बरखा और संजय जी आपका आने के लिए बहुत शुक्रिया। और सरप्रिया आप कार्यक्रम में जुड़ी, आपका भी शुक्रिया। फिलहाल द लेंस में इतना ही।